हेलो। हेलो।
जी अस्सलाम वालेकुम. This is testing. Can anyone please confirm Sentin Info or Hashima? Can you guys listen to Yes, me? sir, I can hear you. Yes, sir. It's clear from your side. अली इकबाल साहब की तरफ से है कंफर्मेशन. Sir, he has joined, I think. ये अली इकबाल जी साहब को अनम्यूट कीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है हम अल्लाह का शुक्र ठीक है से, सर. आप ठीक हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं, सब खैरियत है? सब बेहतरीन रेडी सर, हैं सब बेहतरीन. जी जी लोग? बिल्कुल. अच्छा, लोगों साउंड्स का गुड. आज कुछ लोगों का फीडबैक आया था कि वो 15 शुबान का रोज़ा रखा हुआ है, तो बीच में शायद उनका वो टाइम आ रहा है, तो इस वजह चलें, से कोई बात. अब क्या आवाज़ चली गई है? जी आवाज़ आ रही है आपको सर मेरी? हाँ, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है. तो क्या हालात है सर उधर इस्लामाबाद में लॉकडाउन के? यार इधर तो बस एहतियात ही चल रही है. मैं तो बाहर निकला नहीं खास, वैसे भी आफ्टर कोविड में थोड़ा सा एहतियात ही करता हूँ उस लिहाज से. अच्छा, तो वैसे आजकल आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन आज गया था, कल नहीं गया था. ओके. तो वो वही ऐसे चल रहा है 50% लिहाज से. तो बाकी बिल्कुल ठीक. आप बताएं, सब खैरियत है बाकी? जी अल्लाह का शुक्र है. बस हमारा भी सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, और हम्म. कुछ बल्कि हमारे यहाँ तो ये सहूलत भी है कि टाइमिंग्स स्प्लिट कर दी गई हैं स्टाफ की, तो उसमें ये हमें काफ़ी सहूलत हो जाती है कि हम लोग कंजेशन नहीं होने दे रहे हम्म. ऑफिस में. कुछ लोग ठीक. मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाते हैं, कुछ इवनिंग में आ जाते हैं. अच्छा, तो सही है. मुझे पैगाम मिला था, मैं एक्चुअली बस कोशिश थी कि टाइम पे पहुंच जाऊंगा. बस. तो मुझे आपने स्क्रीन शेयर देनी है, और जी जी जी, क्यों नहीं. ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा इग्नाइट का बता दूंगा स्टार्ट में, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल टेक देम टू मल्टीपल फंडिंग सोर्सेज. बिल्कुल और ठीक. फिर उसके बाद डिस्कस कि फंडिंग डोनर्स क्या देखते हैं, इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, और एंड में इक्विटी के ऊपर वही आपको मुझे भेजा था, मैंने उसी पे इसको किया है. तो इट्स अ लेंथी वन, बट आई ट्राई टू फिनिश इट इन 45 मिनट्स. थोड़ी स्लाइड्स ज़्यादा हैं, तो कुछ मैं बीच में क्विकली उनको ले जाऊंगा. बाकी जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम कर लेंगे, उसमें कोई नहीं है. जी जी बिल्कुल But ठीक I है. also need to get it over by 6:45. ठीक है. ठीक है, विल मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली, नो इशू. ठीक है, तो बस ये है. ये बस हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ये भी लोग आ रहे हैं. हम्म. इसमें मेरा ख्याल है फ़ारूक साहब आपने मेरा ख्याल है वो लगाई भी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन. असल में कुछ लोग आके उसको स्टूडेंट्स का हमने फेस किया था, टेम्पर करते हैं चीज़ों को हम्म. ना, तो ठीक. उनको फिर रूम के अंदर इनविटेशन जो होती है वो उसके अकॉर्डिंगली मिल रही होती है, यानी अप्रूवल मिलना है ठीक. वो उसकी तरफ से. ठीक. ठीक. तो ठीक. वैसे अली अली सर को आपने को होस्ट बना दिया है फ़ारूक सर? Hello. जी. जी सर, मैंने बना दिया है. उन्होंने स्क्रीन शेयर करनी होगी, तो इसलिए उन्हें जी को सर, होस्ट मैंने बनाना है. बना दिया सर. ठीक. जी अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, आपकी साइड से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है. किस किस्म का नॉइज़? आई मीन मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रहा है या वैसे? नहीं नहीं, जब आप बात करते हैं थोड़ा एको होता है काइंड ऑफ, या थोड़ा सा नॉइज़ होता है काइंड ऑफ. मे बी समथिंग टू डू विद योर माइक आई गेस. ऐसा यूजुअली तब हो रहा था जब दो लोग इकट्ठे बात कर रहे हो. अभी आ रहा है इको? अभी मैं अकेला बोल रहा हूँ. हल्का हल्का सा ना, या मेरी मे बी वॉल्यूम ज़्यादा है. मैं एक मिनट वॉल्यूम अपना थोड़ा सा कम करके देखता हूँ. इसको मैं अभी रिकनेक्ट करके देख लेता हूँ, नो इशू. थैंक यू.
बाकी किसी को भी कोई नॉइज आ रहा था या जस्ट मुझे ही आ रहा था? जी हाशमा, आपके एंड पे आ रही है इको साउंड Sir, में? there is a little bit, but your voice is clear. ओके, थैंक यू। Should we start? जी बिल्कुल सर, ये इन द मीनवाइल लोग ज्वाइन करते जाएंगे, फारूक साहब मॉडरेट करते जाएंगे इनको, जो भी इनविटेशंस आ रही होंगी। तो अच्छा। आई शुड फॉर्मली
welcome you, sir. Ali Saab, thank you so much for being here with us. Uh, it's been a pleasure to welcome you. हम बड़ी देर से इस सेशन का वेट कर रहे थे और वैसे तो मैं ऑडियंस को बताता चलूं कि सर अली के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन तो पिछले कोई 5-6 महीने से चल रही थी और फिज़िकली ही हम इस सेशन को करना चाह रहे थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड वी हैव टू डिपेंड ऑन वर्चुअल सेशन। तो सर अली के बारे में वो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने जो ईमेल डिसमिनेट की हैं, जस्ट लेट मी गिव अ वेरी क्विक overview. Okay, he's one of the few professionals who have been working in digital consultancy for academia, research, and industry. Currently, he's working with Ignite as manager seed funding. So he looks after seed funding, what is the necessity of the startups in the very initial stage, even if they have to scale up their startups. He has a big, deep insight with the funding sources and the evaluations. How do Ignite and other institutions do evaluate your applications and your seed funding grant start application for the consideration of the grants. Other than that, he has been involved in project evaluation and monitoring, investment, project management, research and business development and training. And overall, he has more than almost an experience of more than 2 decades in the professional life. And he has worked in Vista Research as a consultant, and where he was responsible for providing technology and IT consultancy while doing the market research analysis. So, Sir Ali, welcome to you. Thank you so much for being here with us and to share your knowledge, expertise, and insights in this era of technological transformation, specifically in entrepreneurship. Thank you, Yasir, and UMT team for providing me this opportunity to interact directly with the emerging and aspiring startups and innovators who are actually getting key resources and also insights and also training at your incubation space, if I'm correct. So I hope that we will have a very meaningful interaction virtually at the moment, but definitely I hope after this pandemic we will get a chance to have in-person conversation also one-to-one, so that we can learn from each other's experiences. So in today's session, my intent is not only to be going through the presentation or things in a unicast way. I would like also you people to engage, हम थोड़ा mingle करें और discuss कर सकते हैं how can we take these things forward. So it's not a kind of a theoretical session, but it's more like what are the opportunities which are available and how can you encash those opportunities. So right formally, let me start. और अगर आप लोगों को कोई सवाल बीच में आता है तो बेशक अपना हाथ रेज कर दीजिएगा, and Yasir and his team, आप लोग being the moderator, do help me in answering those questions. Sure. तो इसमें हाँ बिल्कुल, तो अगर in between भी अगर आप समझते हैं कि you have the opportunity to connect me to answer the question, so definitely we can do these things all together. Wonderful, wonderful. So, you can share my screen. मेरी screen आप लोगों को नजर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. Okay, thank you. So high quality proposal writing, yeah, pitching, and raise funds for your business. This is the topic that I actually decided with the UMT team, especially Yasir in this regard. So मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि what Ignite is doing. Ignite was actually established back in 2006-07 with the mandate to create knowledge economy through R&D in ICT and commercialization of research. This is the mandate that the company has, because it's my primary responsibility to tell you people about what this premium funding agency is doing in the
country. It's a Section 42 company established back in 2006. और हमारे पास जितने भी पैसे आते हैं that is about the 50 पैसास जो आप 100 रुपए का कार्ड लेते हैं अपने टेलीकॉम सर्विसेज अवेल करने के लिए, चाहे जैज का हो, यूफोन का हो, टेलीनॉर का हो, तो उसमें से 50 पैसे हमारे पास आ जाते हैं. तो इट मीन्स दैट वी हैव लॉट ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड. मिशन क्या है जी? हमारा मिशन है कि जी पाकिस्तान के जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वी हैव टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स यूजिंग इनोवेशन. तो इनोवेशन एक ऐसा तरीका है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वी आर एक्चुअली ट्राइंग और हेल्पिंग आउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. these kinds of problems जो कि किसी भी डोमेन से हो सकते हैं थ्रू digital technology usage, and in this regard we provide meaningful resources to work on. What kind of technologies that we are working on? हम इसे support करते हैं. So these are 10 technologies of the industry 4.0 separated. AI, big data, cloud computing, AR, VR, IoT, blockchain, robotics, 3D, 4D printing, then wearables, implantables, and cloud infrastructure के ऊपर कोई काम कर रहा है. Shared economy is another example, and neurotech is another way through which you can actually ask for resources and funding from Ignite. मैं इसको बाद में थोड़ा सा डिटेल में और जाऊंगा. अभी तक हमारी जो इनिशिएटिव चल रही हैं, वी हैव सीड फंड, वी हैव इंटर्नशिप प्रोग्राम, वी हैव फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स फंडिंग हम करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान. Scholarship program है, then there's a DG skills program, you learned about it, under which we have been training for over 1 million people. और एक हमारे NICs का concept है, 5 NICs जो हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, वहाँ पे हम startups को incubate किया. So there's a network of NICs planned for future also, जिसमें कि हम इसको लेके चल रहे हैं. So हम आज किस मकसद के लिए, पहले वो मकसद जो है वो देखना चाहिए. तो फॉर दैट पर्पस हमारी कोशिश ये है जी कि आज मैं इंटेंशनली इंग्लिश और उर्दू दोनों में बात करूंगा. ठीक है, मुझे पता है आप लोग अंग्रेजी में सुनना पसंद ज्यादा करते हैं या उर्दू में करते हैं, लेकिन जो दिमाग और दिल की बात दोनों साथ साथ चलनी चाहिए. तो आई एम गोइंग फॉर बोथ इंग्लिश एंड उर्दू. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मोटिवेट, ताकि कोई हमारे फॉरनर तो नहीं है ना यहाँ से? नहीं सर, नहीं. ओके, सो दिल की बात उनसे वो अपनी जुबान में कर लेंगे, थोड़ी दिमाग की बात उनसे वो अंग्रेजी में कर लेंगे. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सो द रीजन दैट वी आर हियर, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना किसी भी हमारी महफिल में बैठने का. तो मकसद ये है कि हम मोटिवेट कर सकें आप लोगों को कि आपको इनोवेशन के थ्रू हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं उसको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्रिएट करनी है. हमने अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी तभी होती है जब आप क्या कर सकते हैं, जब आप कोई इनोवेशन कर सकते हैं, जबकि आपके पास डेटा हो. सो वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन फ्यू थिंग्स जिसके ऊपर आप कोई भी काम करें तो मकसद ये है उसका कि उसका कोई ना कोई डेटा होना चाहिए. ठीक है, उसी के ऊपर आप प्ले अराउंड करते हैं. डेटा ड्रिवन थिंग्स डू हैपन. अगर वो डेटा ड्रिवन चीजें चल रही हैं तो आपकी इकोनॉमी जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चल रही है. उसमें आपको इनोवेशन भी नजर आएगी, उसमें रिसर्च भी नजर आएगी, उसके अंदर आपको जो टेक्नोलॉजी यूजेज है वो भी बढ़ जाएगा. सो दिस इज व्हाई वी आर हियर, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर जो है नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए ना सिर्फ कि हम अपना प्रीडोमिनेंट रोल क्रिएट कर सकें, बट ऑल्सो हम अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचा सकें, अपनी इंडिजिनस डेवलपमेंट कर सकें, जैसे आप स्टार्टअप्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और यहाँ फिर आप लोगों को अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकें. So that is kind of an enabler जो टेक्नोलॉजी के तौर पर हम लेंगे. इट्स अ व्हीकल, लेवरेज कर सकते हैं. इसकी मिसाल सिर्फ एक गाड़ी की है कि एक टेक्नोलॉजी एक ऐसा वेपन है या एक गाड़ी है या व्हीकल है जो कि हमें ये बताती है कि आपने इस यहाँ से अगर कराची जाना है तो अब आपको डिपेंड करते हैं कि आप उस पर साइकिल पे भी जा सकते हैं. टेक्नोलॉजी साइकिल वाली भी है, टेक्नोलॉजी आपको बाइक वाली भी मिल जाएगी, और टेक्नोलॉजी जो है वो आपको जेट वाली भी मिल जाएगी. इट इज ओनली अ व्हीकल जिसको के ऊपर आप राइड करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. तो हमने इसमें इसको यूज करके नेशनल यूनिटी, हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी को फरोग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और इससे हमने नॉलेज डिसेमिनेट करना, अपने पास दबा के नहीं बैठना. ये एक बात रखें कि कोई आइडिया, कोई चीज कुछ नहीं होती. स्टार्टअप्स के अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूशन होती है.
एग्जीक्यूशन तब होती है जब मैं आपको अपना मसला बयान करूंगा और मैं उसमें आप मसले का हल आप मुझे साथ मिलकर कलेक्टिव विजडम के थ्रू लेके आते हैं, एंड देन यू कैन एक्सरसाइज दोज थॉट्स जो विजडम आपने डेवलप किया है कलेक्टिव टू एड्रेस द चैलेंजेस व्हिच आर आइदर रिलेटेड टू डिफरेंट डोमेन्स, आइदर वो हेल्थ टेक हो सकता है, क्लीन टेक हो सकता है, एनर्जी के मसले हैं। पाकिस्तान के 40-50 मिलियन लोग जो उनसे हैं वो बैड ग्रिड या नो ग्रिड में है। हमारा बहुत सारा मसला जो उनसे है वो एग्रीकल्चर हमारा स्टेगनेंट है, ग्रोथ हमारा, हेल्थ टेक का मसला बड़ा संगीन है। तो ये तमाम मसलों के हल क्या है वो हमने ही निकालने, कोई बाहर से आके नहीं निकालेगा। तो आज जो हम इधर इकट्ठे हुए हैं वो मकसद ही हमारा ये है कि हमें कोई ना कोई तरीका इसका निकालना है, बैठ के सोचना है, सो वी कैन एक्चुअली वर्क टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड। और उसमें फिर बहुत सारी आसानियां, रिसोर्सेज, खाली फंडिंग नहीं होती, बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें जो हैं वो आपको गाहे बगाहे मिलती रहती हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू गो फॉरवर्ड। अच्छा, सबसे पहले तो ये ज़हन में रख लें कि आप, ये नहीं हो सकता कि ओवर द नाइट आप अपना काम कर दिखाएंगे, ठीक है, मतलब आप दुनिया काया पलट जाएगी, तब्दीली आ जाएगी, ये हो नहीं सकता। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो जो काम आपने शुरू किया है वो आप, आई होप के सारे जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे जो हमारे साथ हैं वो कोई ना किसी तरीके से अपना अपना स्टार्टअप रन कर रहे होंगे, जो मेरी मेजर ऑडियंस है। सो यू हैव टू थिंक ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस क्या है? इट्स अ 5 to 10 years मिनिमम आपको अपनी एक्टिविटीज रखनी होगी, ये आपको सोचना होगा, और इसकी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आपने लेके आनी है कि यार इसका इम्पैक्ट मुझे सोसाइटी में लेके आना है, ठीक है। कोई ना कोई मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसका कि कोई ना कोई मेजर इम्पैक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई मैं प्रॉब्लम एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ कि आपके अपने लिए होगी बल्कि आपकी इदारे के लिए भी बड़ी उसकी रेप्यूट बेहतर हो जाएगी। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इट्स नॉट अ स्कॉलरशिप कि आपने थोड़ा सा स्कॉलरशिप ले लिया और आपको कोई ना कोई स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया और आपकी अर्निंग बढ़ गई। सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप इज नॉट समथिंग विच इज, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ देखा है, मैं मेंटरिंग भी कर रहा हूँ कुछ एनआईसीज के स्टार्टअप्स की। तो ये जो है ना, ये पैशनेट होकर काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपके पास एक, आपने कहा जी मेरी साइड की इनकम शुरू हो जाए। स्कॉलरशिप भी मैं मकसद मैंने इसलिए लिखा था तो आप लोग जो है वो एकेडेमिया से ज्यादा अभी ताल्लुक है आपका, तो स्कॉलरशिप इज समथिंग दैट इज कोई ना कोई आपको इंसेंटिव नजर आ रहा है फाइनेंशियल, लेकिन इंसेंटिव वो आपका साइड या पार्ट टाइम नहीं है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। सो उसके लिए बड़े बखेड़े करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा गोल बड़ा है, मेरा मकसद बड़ा है, ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ करना है, सही। और इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आप उसको हल करने के लिए, मेरी कल किसी से बात हो रही थी तो बहुत सारी वो कि पहला प्रोजेक्ट लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं, बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उसको स्केल अप करने में बड़ा मसला आता है। तो ये भी मकसद नहीं है कि आपने ऐसे वर्कर्स रख लिए जो कि आपके प्रोफाइल को अपलिफ्ट कर दें, ये भी मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि मुल्क पहले है, लोग पहले हैं, उनको लेके चलना है। अगर आप मसले हल कर देंगे तो आपका प्रोफाइल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट इज मेक अ प्लान। फंडिंग एजेंसीज, अच्छा किस किस्म की फंडिंग एजेंसीज के पास जाते हैं आप? सो नंबर 1 इज वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट। सबने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर कुछ वेंचर वीसीज कंपनीज अब शुरू हो गई हैं। बाकी जो हैं वो डिफरेंट किस्म के एंजल्स भी होते हैं। कुछ लोग जो उनसे हैं वो एंजल ग्रुप्स बना लेते हैं, कुछ आपके फैमिली के अंदर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट रेज कर लेते हैं। लेकिन हम अभी क्योंकि जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। देन कुछ नेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इग्नाइट है, एचईसी है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर भी फंडिंग देता है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपना कोई ना कोई इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करते हैं, हैकाथॉन्स करवाते हैं, उसमें आपको कोई ना कोई प्राइज मनी मिलता है, कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आल्सो कम अप विद दीस थिंग्स, उनके अपने चैलेंजेस हैं। एसएमईज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, टोयोटा, सुजुकी, दे आल्सो हैव दीस थिंग्स क्वाइट कॉमन, इसको लेके आते हैं। देन इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ब्रिटिश काउंसिल है, डब्ल्यूएचओ है, यूरोपियन यूनियन की फंडिंग आपको मिल सकती है, इंटेल, आईबीएम, गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग मिल सकती है। सो ऑल ऑफ देम आर देयर। अब बात यह है कि फंडिंग एजेंसीज के अंदर से जो आपने सिलेक्ट करनी है वो किस बेसिस पे होगा। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल होती है, जो कि फौरन आपको पैसा मिल जाएगा, अगर आपने पिच कर दिया, जैसे वो आपको जैसे इंक्यूबेशन में पढ़ाया जाता होगा एलिवेटर पिच, इन्वेस्टर को कर दिया और इन्वेस्टर को पसंद आ गई, तो शायद सबसे जो वैल्यूएबल है वो होता है वीसी का।
क्यों वीसी आपको ना सिर्फ पैसा दे रहा होता है बल्कि आपको ड्राइव करता है, तो उसके लिए आपकी मतलब वो समथिंग अपनी जान माल पूरी बाजी लगानी पड़ती है, तो दैट्स रीजन इट्स वैल्यूएबल। इजीएस्ट क्या है, इजीएस्ट इग्नाइट की फंडिंग है, नेशनल फंडिंग जो सी होती है ये आसान होती है। इसमें क्या है कि आपको एक प्रपोजल लिखना है, उस प्रपोजल के आपको पता है खदोखाल क्या होंगे, सो यू विल आप उसको टेलर कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट को उसके मुताबिक। बट दिस इज नॉट द ओनली वे जिसमें कि आप इस इजीएस्ट फंडिंग को इनकैश कर सकते हैं। इसमें पेशेंस भी चाहिए होती है और बाकी चीजें भी चाहिए होती हैं। अच्छा, एक जो और मसला है कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ उनको अपने मसले पता होते हैं। उनकी एक अच्छी बात यह है कि दे आर क्लूलेस, कि इस मसले का हल आप कैसे निकालेंगे। सो दे डोंट हैव एन आइडिया, they don't have a clue, they are more towards the solution, they need what they want, how वाला फैक्टर जो उनसे ना वो इनको नहीं पता होता। अच्छा, मोस्ट प्रेस्टिजियस जो उनसे होती है वो इंटरनेशनल फंडिंग होती है, उसमें आपका नाम बड़ा आता है, यूएन की फंडिंग आ गई, आपको फूड एंड एग्रीकल्चर वालों की फंडिंग आ गई, WHO की फंडिंग आ गई, NSF की फंडिंग आपने ले ली, यूरोपियन यूनियन की कुछ लोग फंडिंग लेते हैं, ठीक है, गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग लोग लेते हैं। सो इसमें आपको रिकग्निशन भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। अच्छा, मोस्ट रिवार्डिंग जो है वो फॉरेन कंट्रीज की फंडिंग अगर आपको डायरेक्ट मिल जाए, कोरिया की फंडिंग है, जैसे चाइनीज की फंडिंग करते हैं, स्पेशली गल्फ की कंट्रीज जो हैं, कतर रिसर्च, उनकी फंडिंग। मेरे एक मेंटी है जो कि लाहौर में मेरे साथ काम किया था, उसका पार्टनर जो है वो कतर में था, तो दे गॉट अ फंडिंग, वेरी गुड फंडिंग फ्रॉम कतर रिसर्च बॉडी जो है, एंड दे आर पेइंग देम हैंडसमली इन दिस रिगार्ड। सो दे ऑल, तो ये तमाम जो लिस्ट है इसका मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि बहुत सारा पैसा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको कैसे करना है वो भी हम अभी सीखते हैं कि कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रपोजल या पिचिंग करने से पहले तो आपने अपनी आइडेंटिफाई करनी है कि यार हमने किससे पैसा मांगना है, नंबर 1। फिर उस एजेंसी में आपने ताल्लुक काम करना है उधर, ठीक है। ताल्लुक कायम कैसे करते हैं वो भी थोड़ी बार डिस्कस करते हैं, उसका क्या है। अच्छा, फिर आपने अपना एरिया को, उसकी जो इनोवेशन के टॉपिक्स हैं, जो उनकी जो कॉल चल रही है उसके साथ कैसे मैप करना है, ये मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है। कि अगर वो फॉर एग्जांपल कह रही है जी कि क्लीन टेक पे है और आप अगर काम कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, तो वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन टेक का ताल्लुक कैसे जुड़ा जाए, या वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप अब वेस्ट मैनेजमेंट पे थे, तो वेस्ट मैनेजमेंट को क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से उसके गोल्स के ऊपर कैसे लाके आएंगे, ठीक है। सो आपको फिर इस सिलसिले में एस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, तो जहां पे कहीं आप समझते हैं कि आपकी वीकनेस है या आप समझते हैं कि आप उसको ज्यादा बेहतर स्ट्रेंथ अपनी डेवलप कर सकते हैं, तो यू नीड टू गो फॉर कोलैबोरेशंस। उसमें एकेडेमिया, यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप सब यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी आपको जरूर सपोर्ट करेगी टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, और ये जरूर आपने देखना है कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इसमें राइट ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ होनी चाहिए। देन यू हैव टू लिंक योर फाइनल आउटकम, कि खाली वो ये ना हो कि आप कह दीजिए कि मेरे इंक्यूबेटर के अंदर वो चल रहा है या लैब में वो चल रहा है, या मेरे लिए जो है वो चीजें जो सी हैं वो मेरा आउटकम यही था कि मैं प्रोटोटाइप बना दूं। नो, यू हैव टू गो थ्रू द बिजनेस वायबिलिटी, कि चीजें जब ग्राउंड पे आती हैं, व्हेन दे आर ऑन ग्राउंड, तो उनका तभी अंदाजा होता है कि उनका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि आप अपनी रिसर्च, मार्केट रिसर्च पोटेंशियल का निकाल लें। आपको पता होना चाहिए कि टैम क्या होता है, सैम क्या होता है, सॉम क्या होता है, तो जितनी भी आपकी मार्केट है किस तरह से पेनिट्रेट करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट। उसको अपने फाइनल आउटकम के साथ आप अपने बिजनेस प्लान को आपको क्लब करना है, सो दैट उसके पास कन्विंसिंगली यू कैन टेल, ठीक। और इसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू हैव इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्किल्स बिफोर राइटिंग अ प्रपोजल, के वो बंदा जो कि उस इंजीनियरिंग को, जो आप मोस्टली ICT और इंजीनियर्स हैं आप में से लोग जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो उसको कैसे लेके जाना है। प्रोटोटाइप बनाना इज समथिंग सिंपलर, हाउएवर प्रोडक्टाइजेशन कैसे होगी, इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब, ठीक है। ड्यू टू टाइम शॉर्टेज मैं ज्यादा इन चीजों को उस तरह से नहीं कर रहा, बट वी कैन अरेंज follow-up sessions later on जिसमें कि इनको कैसे हैंडल किया जाता है, we can discuss those things. Okay, so let's talk about some मेरे ख्याल से हाँ, let's talk about some of the venture capital funds that are there.
और उससे पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो लेक्सन वीसी फंड है जो कि करता है। अब ये किस बेसिस के ऊपर एवेलुएट करता है, साथ साथ थोड़ा सा देखते भी जाते हैं। आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम, बट डिटेल्स में मैं कुछ के जाऊंगा कुछ के नहीं जाऊंगा ड्यू टू द इशू ऑफ टाइम। सो लेक्सन क्या है, इट्स एन ओल्ड ग्रुप, इट हैज मोर देन 18 कंपनीज, ठीक है, फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंपनीज भी 4-5 हैं इनमें जिनको वो देखते हैं। इसके अलावा दे आर इनटू इन्वेस्टमेंट्स, दे आर इनटू पेपर, दे आर इनटू ड्रिप इरिगेशन, दे आर इनटू एक्सप्रेस ग्रुप उनका है, एक्सप्रेस अखबार उनका है, तो दे मैकडोनल्ड्स उनका है। तो यू कैन सी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है पाकिस्तान का। तो ये क्या करते हैं, दे लुक इनटू द फोकस, इनका क्या है, इनकी स्टेज क्या है कि ये प्री सीरीज ए जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, सीड स्टेज के ऊपर या प्री सीरीज ए स्टेज, यानी कि 36 से 48 महीने जो कंपनी दूर है सीरीज ए से, उसको ये टारगेट करते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में भी है, प्लस ये आपको एक्सीलरेटर और इंक्यूबेशन प्रोग्राम इनके चलते हैं जो कि इनको लोकली भी दे आर उनको वो आपकी ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, प्लस ऑल्सो दे हैव पार्टनर्स इन सिलिकॉन वैली एंड यूरोप जहाँ पे कि वो आपको कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स अ वेरी सॉलिड ग्रुप दैट इज देयर। सो फोकस पाकिस्तान बेस्ड होना चाहिए। सीरीज ए, प्री सीरीज ए से पहले की स्टेज पे होते हैं, फर्स्ट स्टेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट से करते हैं। सीजन टीम ये मांग है इनके पास, मैंने एक्सक्यूज मी बताया कि सर, प्रोफाइल। अली सर, जी 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 जी। सॉरी टू ब्रेक यू। यहाँ पे ऑडियंस को बताते चलें क्योंकि बहुत से नॉन बिजनेस बैकग्राउंड के लोग इसमें हैं हमारी ऑडियंस में। सीरीज ए में कौन से लोग काउंट होते हैं वो काइंडली थोड़ा सा साथ बताते चलें। कौन से स्टार्टअप्स को हम सीरीज ए में कंसिडर करते हैं, वो किस स्टेज, जो जिस स्टेज पे आ रहे होते हैं। देखिए आप लोगों ने बताया होगा उनको कि कुछ स्टार्टअप्स होते हैं वो हैचरी में आते हैं, बिल्कुल उनके पास आइडिया होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जैसे होते हैं। देन आप उनको इंक्यूबेटर में लेके आते हैं, वो इंक्यूबेट करते हैं, उनको 2-3 क्लाइंट्स होते हैं उनके पास जिसमें कि वो अपना प्रोडक्ट को सॉफ्ट वैलिडेट लॉन्च करवा रहे होते हैं। हाँ, फिर आप उनको थोड़े से, आप उनकी रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है तो उनको ग्रोथ के मसले होते हैं, तो उनको फिर आप एक्सीलरेटर में मूव करते हैं। एक्सीलरेटर के मूव करने का मकसद ये होता है कि वो सीड स्टेज पे, यानी कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका और एक प्रोडक्ट के दरमियान जो फासला है उसको करने के लिए आप उसको प्री सीड स्टेज से एक स्टेज पे लाते हैं जहां पे कि उसमें आप 8, 10, 12, 15 आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो कि आपके क्लाइंट को रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। देन यू नीड टू, अगर आपने B2B कर रहे हैं तो आपको कम से कम 100+ बिजनेसेस क्लाइंट्स होने चाहिए, या अगर आप B2C कर रहे हैं तो यू शुड टारगेट अराउंड 1 मिलियन। फॉर एग्जांपल उबर, देन एयरबीएनबी, इनके क्या टारगेट था, इनका 1 मिलियन का टारगेट था। सो उसके लिए यू नीड टू स्केल अप। उस स्केल अप के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं सीरीज ए, ठीक है। जैसे Zameen.com था, ठीक है, ये पार्क व्हील्स है। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी ये B2C थी, इन्होंने अपने, और B2B भी था, तो इन्होंने क्या किया, अपनी ग्रोथ के लिए इन्होंने मार्केट से पैसा रेज किया है। जो पैसा रेज किया वो अभी चले गए हैं सीरीज ए के अंदर। पहले कुछ इनको सीड मनी मिला था ताकि वो अपनी पोर्टल वगैरह बना सकें, कस्टमर को एक्वायर कर सकें, कस्टमर को रिटेन कर सकें। सो इन दिस वे दे स्टार्टेड देयर वर्किंग एंड नाउ दे हैव लॉन्च देयर सीरीज ए, यानी कि जब वो मुख्तलिफ शहरों में फैल गए, मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए हैं, तो फिर अब उन्हें क्या चाहिए, दे नीड मोर मनी। तो उसको हम सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी कहते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब $1 बिलियन एक कंपनी की वर्थ हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। थैंक यू। So I told you that they have a local expertise, global network इनके पास है, partnerships हैं यूरोप में, सिलिकॉन वैली में, और इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। अभी हमारी एक फंडिंग कंपनी थी नॉलेज प्लेटफॉर्म, जिसको कि इन्होंने अभी प्री सीरीज ए किया है इसके साथ, उनमें $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, देखिए कोई कपल ईयर्स अगो, 18 महीने पहले ये एक्टिविटी वहां पे हुई है। सिमिलरली आपने bookme.pk का नाम सुना होगा, उसमें इन्होंने पैसा डाला है। सो दे हैव अ गुड प्रोफाइल इन दिस रिगार्ड। इनका सिलेक्शन फिल्टर में कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि एंटरप्राइज होना चाहिए, कुछ स्मॉल मीडियम प्लेटफॉर्म होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट्स, एजुकेशन, ई कॉमर्स, रिटेल, डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड कंपनीज, एग्रीकल्चर या
एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कंपनीज हों उनको देखते हैं, वाटर क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये उन्होंने मुख्तलिफ अपनी जो वर्टिकल्स हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल्स में ब्लॉकचेन, एआई, आईओटी और फिनटेक को ये देखते हैं। Then there's another company, venture fund. This is called 47 Ventures. ये बाहर में है, registered by खुद जफर साहब हैं, NIC लाहौर में ये लॉन्च किया था। So they are also looking forward. ये प्राइमरी टेस्ट करते हैं, कैसे देखते हैं इन्वेस्टमेंट के हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, टारगेट मार्केट जो उसने रखी हुई है उसको $100 बिलियन से ज्यादा की होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो स्केल करने के लिए, ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी में देखें तो उनको लीगली रजिस्टर्ड पाकिस्तान में होनी चाहिए कंपनी, फाउंडर्स उसके पाकिस्तान में हो, प्राइमरी डेस्टिनेशन उसकी जॉब क्रिएशन हो पाकिस्तान के अंदर, और बिजनेस के अंदर जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करने का काफी सॉलिड प्लान होना चाहिए। तो ये 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीड स्टेज, अर्ली स्टेज और फिर सीरीज ए लेवल की स्टेज के ऊपर जाते हैं। So this is how they take it through. Then we move forward to Fatima Ventures. ये भी आपके लाहौर में है, because फातिमा ग्रुप का है ये। और फातिमा ग्रुप जो है वो फातिमा फर्टिलाइजर, फैसल मूवर एंड ऑल अदर जो बड़े बिजनेसेस हैं वो इनके पास हैं। और इसके अलावा इन्होंने शुगर मिल्स के अंदर भी है, इनका इन्वेस्टमेंट हुई है के साथ मिलके। So they are very much, इन्होंने अब अपना ये वेंचर फंड भी बनाया है और इस वेंचर फंड को उन्होंने चाइनीज गोबी वेंचर्स के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है। तो अर्ली स्टेज पे भी करती हैं, सीरीज ए भी करती हैं और सीरीज बी भी करते हैं। इंडस्ट्रीज बिकॉज इनका नेचुरल सिंक एग्री ट्रैक में है, एग्रीकल्चर, बिजनेस प्रोडक्ट्स, बिजनेस सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल, रिटेलिंग, ई कॉमर्स, टेलीकॉम के अंदर दे आर इन्वेस्टिंग। इन्होंने अभी ई कॉमर्स के अंदर जो है वो बाइस ओई के साथ भी इनकी इन्वेस्टमेंट है, मैंगो बास में इनकी इन्वेस्टमेंट है। सो बाइकिया में भी इन्होंने कुछ पैसा गोबी वेंचर्स की तरफ से इन्वेस्ट किया है जॉइंटली। सो दे हैव गॉट दीज थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव क्रेस्ट वेंचर्स। क्रेस्ट वेंचर्स बोथ लाइक एन एंजल फंड, इसमें एंजल इन्वेस्टमेंट होती है। तो एंजल इन्वेस्टमेंट में दे आर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एडवाइस, कॉन्टैक्ट्स। ये क्रिसेंट ग्रुप की तरफ से है और क्रेस्ट वेंचर्स। तो ये पाकिस्तान में एंजल कैपिटल के बानी भी इन्हीं को किया था। They invested in Sukoon and Travely and Perkup, इन्होंने इन फंड्स किया था। Then TPL E-Ventures, TPL is a Karachi based company, नाम सुना होगा, ट्रैकर जिनका डिवाइस गाड़ी के अंदर जो ट्रैकर लगते हैं। TPL मैप्स भी इन्होंने लॉन्च किया जिसको कभी यूज किया गया है फॉर कोविड के पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट ने भी यूज किया है इसको अपने प्रोग्राम के अंदर, TPL मैप्स को। तो ये एक्सपर्टीज देखते हैं कि आपकी किस डोमेन में है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देते हैं और इन्वेस्टमेंट उसमें बल्क में करते हैं। सो दैट्स अनदर वन। इनका जो है मकसद क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं कि मुल्क के पर्सपेक्टिव से जीडीपी में कितना असर होगा, ट्रेड पॉलिसी पे कितना असर होगा, पाकिस्तान के लिए ग्लोबल जो मॉडल्स हैं वो लोकलाइज कैसे कर रही है वो स्टार्टअप, उसकी लेवल क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है। फिर कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में ये देखते हैं कि इसकी अर्निंग क्या है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसका मार्जिन कितना है, अर्निंग की वॉलेटिलिटी कितनी है। ये तो नहीं कि एक महीने 10 लाख कमा लिया, दूसरे महीने 5 लाख डुबो दिए। सो दे हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। फ्री कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, वैल्यूएशन उनकी देखते हैं। देन फाउंडर देखते हैं, टीम को देखते हैं, फिर सेक्टर का नॉलेज कितना है, फिर स्केलेबिलिटी उसकी देखते हैं, फिर उसका देखते हैं कंपटीटर एनालिसिस है, थ्रेट्स तो नहीं है सब्स्टिट्यूट से, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस देखते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको कि आपने बड़े प्लेयर को चैलेंज कर रहे हो। मतलब कोई अगर उठ के कहे जी मैं पीटीसीएल को चैलेंज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसकी जो है ना फेलियर का थ्रेट ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। So this is how it has been actually seen. Similarly, potential for legal attack, उसकी IP कितनी strong है, ये तमाम चीजें ये लोग देखते हैं before making investments. So this is what they require. Then Samayaka, it's registered in Holland और ये पाकिस्तान में आए हैं। इन्होंने 30 मिलियन का VC फंड इन्होंने रेज करने, बाइकिया में, पटारी में इनमें इन्वेस्टमेंट की है अभी, सिम पैसा में जैसे फिंजा की जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो दे आर आल्सो लुकिंग टू इन्वेस्ट एज लिटिल एज $100,000 एट द सीड स्टेज एंड अप टू $2 million एट द सीरीज ए के। So this is another opportunity that you people have in this regard.
Then comes the I2I Ventures. I2I Ventures है तो ग्रुप सेम लेक्सन की एक सब्सिडरी है, उसके पर्सपेक्टिव से ये है, लेकिन इट इज सेपरेट फ्रॉम लेक्सन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक्सीलरेटर प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, प्लस ऑल्सो दे डू मेक इन्वेस्टमेंट्स। उन्होंने अपना सेपरेट फंड भी लॉन्च किया। हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। I2I वेंचर बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन डायनामिक फाउंडर्स। मेन का टीम पे फोकस है, और ये पोस्ट सीड यानी कि प्री सीरीज ए और सीरीज ए के अंदर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्होंने अभी एक मौका ऑनलाइन के नाम से कंपनी है जिसको कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पेश की है, और वो ब्लू कॉलर जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब तक तो ये थे वीसी फंड, एंजल फंड, ये सारा सिलसिला था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर फंड्स जो कि ग्रांट्स फॉर्म के अंदर देते हैं या सम स्मॉल इक्विटी के पर्सपेक्टिव से आपको फंडिंग देते हैं। सो इन दिस रिगार्ड इट कम्स टू यूएसएड स्मिया चैलेंज फंड। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले भी। तो चैलेंज फंड सपोर्ट करता है कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल बिजनेस सॉल्यूशंस, जो कि पाकिस्तानी एसएमईज को वो चांस देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके दो प्रोग्राम्स हैं, वन इज द इनोवेशन ग्रांट्स एंड द नेक्स्ट वन इज एसएमई ग्रोथ ग्रांट्स। इनोवेशन ग्रांट जो है दैट इज रिलेटेड टू इनोवेशन, तो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, जैसे भी कोविड का प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया था लास्ट ईयर जुलाई में। और इसके अलावा एसएमई ग्रोथ ग्रांट जो है दैट इज क्वाइट कॉमन, और ये इसको काफी यूज करते हैं फॉर दैट पर्पस के एसएमई ग्रोथ के लिए, और इसमें साइजेबल ग्रांट्स देते हैं। इनका मॉडल क्या है, और आई रियली लाइक देयर मॉडल एक्चुअली, मुझे इनका मॉडल बड़ा पसंद है। वो मॉडल ये कहता है जी कि आपको पहले हम छोटी ग्रांट देते हैं स्मिया के अंदर, फर्स्ट ईयर में आपको $25,000 से कम पैसे मिलेंगे। आप एक कमिटमेंट शो करें, आपको जो टारगेट दिया गया अगर आप वो टारगेट सॉल्व कर देते हैं, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड और द बिगर राउंड। तो बजाय इसके कि बहुत ज्यादा पैसे जो उनसे वो दे दिए जाएं और फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो, हम उसको स्मॉल टारगेट्स के अंदर लेके चल, मतलब ये यूएसए के जो प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं उन्होंने उसको डिफाइन इस तरह से किया हुआ है। सो दिस इज हाउ दे कुड एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। इसी को देखते हुए एक और ग्रांट अभी आई हुई है, वो UK8 की तरफ से है, लेकिन वो गवर्नेंस के ऊपर है, लेकिन दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको टच किया है। यू मे गो फॉर दैट वन ऑल्सो, और उसमें जो गवर्नेंस की जो इनोवेशन के ऊपर काम हो रहा है वो UK8 का प्रोग्राम है, आप उसको भी देख सकते हैं। जस्ट फॉर द साइड नोट्स में बता दूं आपको। खैर, तो $25,000 के बाद अगर आप 40,000 या इससे अबव जाना चाहते हैं तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, एंड यू विल गेट हैंडसम अमाउंट इन दिस रिगार्ड। एंड हॉस्पिटैलिटी, IT, टूरिज्म, ये तमाम जो डोमेन्स हैं अगर आप गूगल करेंगे तो यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। एसएमई ग्रोथ ग्रांट्स जो हैं ये भी स्मॉलर ग्रांट्स हैं जो कि $10,000 से $50,000 के दरमियान होते हैं, और ये छोटे कारोबार को ग्रोथ देने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये हर साल अपना प्रोग्राम स्टेटमेंट देते हैं जिसमें कि वो एप्लीकेशन बताते हैं कि उन्होंने किस सेक्टर के रिलेटेड इस साल ग्रांट्स अवेलेबल हैं, उसमें फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्यूमेन, आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक्यूमेन इज एन इंटरनेशनल फंड जो कि पाकिस्तान में भी काम कर रहा है, और इनका फोकस जो है ना वो ज्यादा ये है कि सोशल इनोवेशन के ऊपर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देना, प्लस सोशल सेक्टर की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने का। तो दे आर मोर टूवर्ड्स कि एजुकेशन में क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट उस तरह से की जाए सो दैट मोर सोशल इम्पैक्ट इज क्रिएटेड। तो इट इंक्लूड जो उनके वर्किंग एरियाज हैं, इट इंक्लूड्स वाटर, हेल्थ केयर, हाउसिंग, जो कि लो इनकम से रिलेटेड लोग हैं, उनकी ज्यादा इनहेंस हो सके इनकम, या उनकी पावर जो सी है टू रेज देयर इनकम, उस वो किस तरीके से क्रिएट किए जा सके उस तरह से। So I told you that they are more towards the agriculture. Agriculture में they have helping small farmholder farmers. पाकिस्तान की 80% जो farming community है उनको 5 एकड़ या 10 एकड़ से कम उनके पास farm size है, और that's a huge issue that we have got. और उसी लिहाज से उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, तो they are focusing on that one. Same is the case जैसे एनर्जी का मैंने बताया
कि जो 40 से 50 मिलियन लोग जो उनसे हैं, वो यहाँ तो बिजली है नहीं उनके पास, अगर है तो वो बैड ग्रेड है, यानी कि 4 घंटे आती है 24 घंटे में से। सो एजुकेशन में भी बहुत रूम है, और हाउसिंग सेक्टर में भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फंड। इनके पोर्टफोलियो में जस्ट फॉर द आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, माइक्रो ड्रिप है, देन वी हैव स्कूल है, similarly NRSP है, National Rural Support Program. So there are a number of programs that they are running at the moment. Then comes Karan Das. Karan Das जो है, इनको गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स की तरफ से पैसे मिलते हैं, और प्लस यूके एड की तरफ से भी मिलते हैं। सो इनका जो है 3 किस्म के इनकी फंडिंग है जो ये करते हैं। एक डायरेक्ट फंडिंग ये कर रहे हैं करण दास कैपिटल के नाम से। ये जो मुल्क के बड़े मसले हैं, पेमेंट गेटवे का है, या स्मॉल एंड मीडियम जो आपके रिटेलर हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको लेके आना, डॉक्यूमेंट करना अपनी इकॉनमी को, ये उसके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा इनका करण दास डिजिटल का एक इनिशिएटिव है जिसमें ये इनोवेशन और इंक्यूबेशन को करते हैं। तो फिनटेक के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं उनको ये एक इनका प्रोग्राम है, उसमें काम कर रही हैं। रिसर्च एंड पॉलिसी है, इसमें ऊपर काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है करण दास इनोवेशन। ये इनका इनोवेशन चैलेंज फंड है जिसमें कि ये मुख्तलिफ एरियाज के अंदर फंडिंग जो है वो करते हैं, और उसके अगेंस्ट इनका मकसद ये होता है कि ये कुछ इक्विटी के अगेंस्ट जो है वो फंडिंग देंगे आपको। तो एक दूसरा इनका विमेन फोकस्ड है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज, जो कि सिर्फ खवातीन के लिए होता है, यानी कि वो कंपनी जिनके फाउंडर जो है में खवातीन शामिल हैं उनको ये फंडिंग देते हैं। सो हमारी NIC लाहौर में डॉक्टर सारा हैं, उन्होंने इनसे रेज किया फंडिंग, प्लस देयर ऑल्सो हमारा एक और एग्री के ऊपर एक हमारे कोलीग थे, उन्होंने फंडिंग रेज की थी इसके ऊपर। तो दे हैव ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी, और ये पैसे भी ठीक ठाक आपको इसमें मिलते हैं, अराउंड $100,000 तक आप रेज कर सकते हैं। दैट्स अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट। अच्छा, ये सर ये वाले जो हैं इसमें करण दास में, इसमें इन्वेस्टमेंट्स के अलावा लाइक जिस तरह ग्रांट्स हैं, इसमें उसकी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, राइट? जी जी, वो छोटे लेवल पे हैं। जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे, बड़े टिकट जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो खैर मैंने यहाँ पे तो मेजर जो है बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मैं इसमें इसको मूव कर देता हूँ। देखिए इक्विटी बेस ज्यादा है इनका जो मेजर है वो छोटे जो टिकट साइज है मतलब $5 मिलियन तक भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, प्लस कन्वर्टेबल डेट, प्रेफर्ड इक्विटी, स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। लेकिन दे हैव अ गुड टिकट साइज आपके पास अवेलेबल होता है इफ यू आर सेलेक्टेड दैट पर्पस। छोटी ग्रांट्स भी अवेलेबल है, वो ग्रांट में जाते हैं, वो इनका CSR टाइप जिस तरह से कर लें वो दे आते हैं। अच्छा, HEC टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। अच्छा, अगर आप किसी पार्टनरशिप करते हैं किसी एकेडेमिया से तो देन यू हैव स्केल। अगर आपकी तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है जिसमें कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर दैट पर्पस, तो ये बड़ा आइडियल बन सकता है कि इसमें आपको TDF में सपोर्ट मिल जाए। वन ऑफ द गाइज फ्रॉम बलोचिस्तान कोयटा से, वो उसके भाई और फादर जो थे वो सफ़र किया था उन्होंने माइनिंग में, तो उसने IoT बेस्ड हेलमेट बनाया है, और वो उसने पार्टनरशिप की अपने स्टार्टअप की विद यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान, और अब इस दफ़ा भी वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान में भी सिलेक्ट हुआ है 30 मार्च को। सो स्टार्टअप्स कैन ऑल्सो एक आपके पास जो फेवरेबल इक्वेशन बनी होती है वो दैट इज द एकेडेमिया यू पीपल हैव जैसे पार्टनर, तो उसके थ्रू भी आप फंडिंग ले सकते हैं। मेजर जो होगी वो तो यूनिवर्सिटी के पास होगी, लेकिन यू आर एट देयर पार्टनर, इंडस्ट्रियल पार्टनर, और उसमें भी फिर आप अपनी टीम के थ्रू वहां पे रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको कोलैबोरेशन में मैंने बताया कि आपका आइडिया जो है वो जाना चाहिए विद यूनिवर्सिटी पिच करेगी और आप साथ होंगे उसके, और रिसर्च आइडिया या कोई भी आपका इनोवेशन से रिलेटेड कोई आइडिया है तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर देना है, तो यू कैन एक्चुअली एक वो क्या कहते हैं टीम अप विद प्रोफेसर रिसर्च करेगा और आप जो है वो इंडस्ट्री सेगमेंट देख सकते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और 14 मिलियन इसकी फंडिंग का साइज है मैक्सिमम,
तो 1,40,00,000 रुपया इज अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट विद। इनिशियल स्क्रूटनी इसकी HEC की कमेटी करती है, उसमें मोस्टली लोग मैं जानता हूँ एकेडेमिया से कम हैं और इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसको हेड भी इंडस्ट्री के लोग ही कर रहे हैं। जाज रास्कर साहब हैं, पुराने वेटरन हैं रास्कर ग्रुप के, वो इसको हेड कर रहे हैं। फिर एक्सटर्नल रिव्यू होता है फ्रॉम इंडस्ट्री 1 एक्सपर्ट और एकेडेमिया के 2 एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर डिफेंस होता है बिजनेस मॉडल के ऊपर, और फिर फंडिंग की आपको अवार्ड हो जाती है। तो अभी इनकी मेरे ख्याल से 4 कॉल्स हो चुकी हैं, नेक्स्ट आने वाली है। तो टोटल जैसे मैंने बताया कि 14 मिलियन की फंडिंग मैक्सिमम ले सकते हैं, और 200 के करीब प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इसमें इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप में अप्रूव हो चुके हैं। इसमें वैल्यूएशन क्राइटेरिया के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, कस्टमर देखते हैं क्या है, प्रोडक्ट सर्विस सोल्यूशन क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी आपने बनाई है, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी कैसे बनाई है आपने, फिर ऑपरेशंस, मैनेजमेंट टीम, फाइनेंशियल उसके, और रिटर्न क्या आएगा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि नेक्स्ट राउंड में, बिकॉज दे आर मोर लाइक अ सीड स्टेज। तो प्री सीड स्टेज में कैसे जाएगा, इसको कैसे रेस करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। अच्छा, इसकी 70 से ज्यादा % मार्क्स हैं तो रिकमेंडेड है, 60 से नीचे हो तो नॉट रिकमेंडेड है, और अगर 60 to 70 के दरमियान हो तो फिर वो आपको रिवीजन करें। तो दे हैव अ गुड मॉडल टू फॉलो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड्स की। जहाँ तक बात करें तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का ये फंड है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ट्रांसफॉर्म फंड। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैंने अभी रिसेंटली चेक किया तो इसकी कॉल आने वाली है, आ गई है, बल्कि ओपन होने वाला सबमिशन के लिए, तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू इट। तो इसके 4 कैटेगरीज हैं, न्यू आइडियाज, स्केलिंग ऑफ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये इन SDGs पे फोकस्ड एरियाज को ये देख रही हैं इसमें, जिसमें कि इनोवेशन था आया तो तमाम ही जो आपकी इनोवेशन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। एजुकेशन, क्लीन वाटर, जीरो हंगर, एग्रीकल्चर को देखता है, गुड हेल्थ यानी कि हेल्थ टेक के ऊपर, और क्लीन टेक और एनर्जी के ऊपर भी ये सपोर्ट करते हैं। इनका भी वैल्यूएशन क्राइटेरिया काफ़ी डिफाइंड है। अभी आगा खान यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक प्रपोजल आया था, तो उनको इनकी फंडिंग मिल गई थी अराउंड $100,000। सो इट इज़ ऑल्सो समथिंग वायबल। इसमें नजर आता है कि पैसे आपको अच्छे मिल सकते हैं, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल फंडिंग, सो यू कैन अर्न गुड मनी आउट ऑफ इट। और ये सीड स्टेज की फंडिंग प्रोवाइड करती है। वैल्यूएशन क्राइटेरिया इसका वही है कि इनोवेटिव होना चाहिए आइडिया, उसका इम्पैक्ट, आउटरीच, डूएबल हो, स्केलेबल हो, यानी कि उसको फर्दर आप आगे ले के चल सकें ताकि सस्टेनेबिलिटी उससे एड्रेस हो सके, और कमर्शियल पोटेंशियल होना चाहिए इसका। तो ये सिमिलरली जो नंबर 2 है उसमें भी वो SMEs को, साइंटिस्ट को, NGOs को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को। इसमें फंडिंग जो है वो $300,000 की है, और उसका भी यही है कि उससे पेटेंट निकल रहा हो, बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं, बाकी बिजनेस मॉडल वगैरह वही है, लेकिन इससे वो कोशिश करते हैं कि यूनिक चीज कोई हो ताकि उसका पेटेंट भी निकल आए। थर्ड वन में भी वो ये है कि वो आपको 100,000 की फंडिंग दे सकते हैं। इसमें अगेन कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है ये, यानी कि आपने टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली है लेकिन अब आप उसको कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अलग है आपने यानी कि प्रोटोटाइप बना लिया, और प्रोटोटाइप से अब आप उसको कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं, तो उसकी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। इनकी कॉल जो भी करंट राउंड है वो मैंने चेक की थी, तो वो 1 अप्रैल को यानी कि परसों ये ओपन हो रही है। इसमें आप सबमिट कर सकते हैं और 31 मई तक ये रिसीव करेंगे। सो इट्स अ गुड चांस फॉर यू पीपल। देन इनसाइडर एशिया इम्पैक्ट फंड है, इसमें भी एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें प्रॉमिसिंग अर्ली स्टेज वेंचर्स को ये हेल्प आउट करते हैं, और इंक्लूसिव मार्केट प्लेस दैट सर्व्स द प्रीवेलेंट अनमेट नीड ऑफ लो इनकम कम्युनिटीज को ये कर रहे हैं। ये मेक इन्वेस्टमेंट करते हैं कंबोडिया, इंडिया, म्यांमार और पाकिस्तान में। तो ये एक और स्ट्रेटेजिक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इनकी कॉल्स को भी आप देखते नहीं, ऑलरेडी दे हैव फंडेड इन दीज म्यांमार में और दूसरे फंडिंग की है। तो ये फंडिंग ये है कि डॉलर्स में है, तो यू विल अर्न गुड मनी आउट ऑफ इट। कामयाब जवान प्रोग्राम आपने देखा होगा, उसमें भी आपको गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली लॉन्च किया है, उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। अभी तक उसमें काफ़ी हद तक जो है वो लोन्स अवेलेबल हैं, स्मॉल लोन्स हैं, माइक्रो लोन्स हैं और इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं।
यानी कि 10,000 से 1 लाख तक छोटा लोन है जो छोटे बंदे के लिए होता है, लेकिन जो कोलेट्रल के अगेंस्ट स्टार्टअप्स के लिए है वो आपका माइक्रो लोन है। तो वो आप देख लें, या आप 5 मिलियन तक स्मॉल लोन ले सकते हैं इसके, और इसमें इसकी वेबसाइट भी है। सो दिस इज आल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरी बात हुई प्लानिंग कमीशन में मिनिस्टर के साथ भी, तो दे आर वेरी मच इनटू आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन पैकेज। ये एक और उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको वो लेके आगे चलना चाहते हैं। सर इसमें मेरा ख्याल है ये 5 मिलियन तक है, जो विदाउट कोलेट्रल है। विद कोलेट्रल 5 मिलियन है, विद कोलेट्रल 5 मिलियन तक है। 5 लाख तक विदाउट कोलेट्रल। 5 लाख तक आप विदाउट कोलेट्रल बच्चे इसमें गेन कर सकते हैं जी। और इसमें ये इनका लोन है, लाइक स्टूडेंट्स विल हैव टू रिटर्न एट लाइक इन इंस्टॉलमेंट्स विद सम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फ्री लोन पहले वाले जी, और बाकी फिर कोई ना कोई उसके साथ आ जाएगा। बैंक्स के इन्वॉल्व होंगे तो फिर जाहिर है कि थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आएगा। डॉक्टर आयशा ने रेज हैंड किया हुआ है। जी जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बड़ा यूजफुल सेशन था हमारा। मतलब आई एम हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एट यूएमपी और आपका बहुत शुक्रिया। हमारे आपको पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट इस तरह मटेरियल बेस्ड रिसर्च करते हैं। तो मुझे एक सवाल ये आपसे पूछना था कि समटाइम्स हम ऐसे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं जो कि स्टूडेंट शायद अकेला उसको एज अ बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, बट कोई ऐसी कंपनीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में वो शायद उसको लेके चल सकता हो। तो क्या ऐसे केसेस में भी आप लोग फंडिंग देते हैं या वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बिजनेस होना चाहिए? नहीं, अगर तो कोई रजिस्टर्ड एंटिटी है, इसमें थोड़ा सा ये है कि फंडिंग कोई भी देगा ना तो जाहिर है कि वो किसी न किसी रजिस्टर्ड एंटिटी को ही देगा। रजिस्टर्ड एंटिटी का मतलब है कि किसी का कोई ना कोई बिजनेस हो या यूनिवर्सिटी हो या कोई ना कोई उसकी एनटीएन को रजिस्टर करता हो, सो दैट कल उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके। सो दिस इज हाउ इट कुड बी डन, और ये मॉडल हर जगह ऐसे ही चलता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल करना चाह रहा है तो इंडिविजुअल में भी प्रोप्राइटरशिप हो जाती है रजिस्टर्ड, ठीक है, उसी के ही एनटीएन के ऊपर। तो देखें, जब तक आपके पास एनटीएन नहीं होगा, आप किस चीज बेचेंगे भी, बेचने चाहेंगे आप बेच नहीं सकते। यूनिवर्सिटी ने भी आगे स्पिन ऑफ करना होता है, यूनिवर्सिटी के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। जी जी सर, मेरा ये सवाल था कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस कंपनी के साथ मिल के कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, मगर वो जी कंपनी हमें कहती है कि हम तो नहीं आपको फंडिंग दे सकते इस नई चीज के लिए, मगर हम आपको अपना नाम जरूर दे सकते हैं कि आप हमारे नाम को इस्तेमाल करके तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो इस सूरत में मतलब क्या आपकी फंडिंग होती है? जी जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि देखिए वो एज इंडस्ट्रियल, क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी कहने को एकेडमिक पार्टनर आप होंगे और इंडस्ट्रियल पार्टनर वो कंपनी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, और कोई 2 पार्टिसिपेंट ने हाथ रेस किया है, ये भी अगर बिल्कुल आप ले लें क्वेश्चन। ठीक। जी मंसूर, आई हैव 1 मिनट विद यू। हेलो जी मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम आइडिया पिच करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ना 10 से 12 मतलब पार्टिसिपेंट्स होती हैं, टीम्स होती हैं, और उसमें से जो आपके सिंपल जो जिनको आप पैसे देते हैं उसमें मेरे से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन होती है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज दैट एसेंशियल एलिमेंट अ पिच शुड हैव एंड व्हिच एलिमेंट मेक्स द बिजनेस सस्टेनेबल? बिजनेस सस्टेनेबल, या ये तो वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आगे टच करूंगा अगर मुझे आप इजाजत दें, और मैं आपका क्वेश्चन होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, आपने बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की है, थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे दें तो मैं शायद आगे थोड़ा देर बाद आपको टच करूंगा इस पॉइंट को। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें। आरिफा भुट्टो से ले लेते हैं, जी जी उनका भी हैंड रेज्ड है। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली माय नेम इज़ डॉक्टर आरिफा भुट्टो, मैं सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरा से बात कर रही हूँ और फोकल पर्सन हूँ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की।
तो एक्चुअली मेरे पास आपसे पूछने के लिए दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि we established incubation center but looking for a funding from the somehow the federal HEC या ignite, हमें उस सिलसिले में कोई फंडिंग है, कोई प्रोसीजर से, तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप मुझे गाइड कर दें so we can apply there for running our incubation center। और दूसरा एक और है क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द माय स्टूडेंट के वो पास आउट कर चुके हैं लेकिन दे आर इंटरेस्टेड इन देयर स्टार्टअप और उनका तकरीबन प्रोटोटाइप बन भी चुका है, एग्रीटेक के बेस के ऊपर उनका स्टार्टअप है। सो वी आर आल्सो लुकिंग फॉर द सम फंडिंग अपॉर्चुनिटी के जी कोई उनको सीड मनी दे। तो उन्होंने एज सच प्रोटोटाइप तो डेवलप कर लिया है और काफ़ी उनके पास कस्टमर भी उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं और डेटा भी उन्होंने काफ़ी एग्री टेक की कर ली है उन्होंने, इंसर्ट वगैरह, लेकिन उसको अभी हम थोड़ा सा इंक्यूबेशन में या किसी ऐसे प्रॉपर फोरम पे लेकर जाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर उनकी ग्रोथ हो या उसको गाइड किया जाए हाउ टू taking into the marketplace ठीक and all these things। बिल्कुल तो ये दो ठीक है क्वेश्चंस थे, if you guide us जी। properly। मैं अभी जवाब फौरन दे देता हूँ टाइम बिकॉज ऑफ टाइम। पहला तो ये है जी कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के जो प्रोग्राम है वो लॉन्च, इसकी एक्सपेंशन चल रही है और इन करीब आपके उधर सिंध में भी इसको लॉन्च किया जाएगा, हैदराबाद में और इन एरियाज के अंदर। और इसके अलावा सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड का भी मुझे पता है वो भी दे आर आल्सो इंटरेस्टेड, तो यू कैन एनकैश दोज अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम देयर आल्सो। लेकिन हमारे भी जब आ जाएगा तो आप जरूर उसमें अप्लाई कीजिएगा बिकॉज फेयर कॉल है, आप ऑलरेडी क्योंकि रन कर रहे हैं तो यू विल गेट उसके ऊपर आपको डेफिनेटली मार्जिन आपके पास होगा टू पिच योर एक्सपर्टीज और उसमें फिर बड़ी 5 साल की फंडिंग मिल जाती है। प्लान इज देयर। नंबर 2 जो आपकी स्टूडेंट हैं वो अगर मेरे साथ, मेरा ईमेल एड्रेस भी एंड में आ जाएगा या यूएमटी की टीम को बता दूंगा, वो ईमेल एड्रेस शेयर कर लेंगे, तो यू मे आस्क देम टू सेंड मी उनकी प्रोडक्ट जो भी है तो वी कैन लुक इनटू, क्योंकि वो जब तक 1 बाय 1 में देख नहीं लेता या मैं आगे उस पर भी कुछ कह नहीं सकता कि उनको डेफिनेटली फंडिंग होगी या नहीं होगी, बट डिपेंड्स अपॉन के व्हाट दे हैव मेड। लेकिन ये है कि आई कैन गो थ्रू और देन उनको मैं जो रेलेवेंट लोग होंगे if there is spark around तो definitely we can connect over। Okay, thank you very much। Welcome जी। मेरा ख्याल है डॉक्टर सर इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ, क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक, शेयर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सॉरी टू कीप यू वेटेड। तो मैं थोड़ा सा इसकी देख रहा हूँ तो, लेकिन अभी हम पहले इसको कंप्लीट कर लें उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं मजीद। ठीक है जी सर। नेक्स्ट वी इग्नाइट का मैंने जैसे शुरू में बता दिया था आपको, मैं क्विकली इसको तकरीबन ओवर 150 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और हमारे तकरीबन कोई रफली 2.5 बिलियन रुपीस की फंडिंग हो चुकी है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर से ज़्यादा की। लेकिन आजकल थोड़ा सा हमारा ये प्रॉब्लम आया हुआ है ड्यू टू सम पेपा न्यू SRO कि हमारी वो फंडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो वो जैसी होगी तो वी विल अनाउंस इट सूनर। इसके अलावा ये कि एग्रीटेक, हेल्थ टेक, गेमिंग और AR VR इससे रिलेटेड हमारी कॉल्स आने वाली हैं, उसमें यू कैन अप्लाई फॉर फंडिंग। वो कॉल फॉर प्रपोजल हो सकता है डेस्परेटली वेटिंग फॉर इग्नाइट। जी मैं उससे ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा वो हुआ हूँ बिकॉज वी नीड टू, हमारा मकसद ये है, हमारा कोर बिजनेस ये है, लेकिन ड्यू टू सम रेगुलेशंस हम उसको अभी रन नहीं कर पा रहे। सो यू विल डेफिनेटली दुआ करें, मैं तो कोशिश भी कर रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ तो कि जल्द से जल्द ओपन हो। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हमारा ये है कि मेरिट बेस्ड होता है क्राइटेरिया, किसी न किसी ICT कंपोनेंट उसमें होना जरूरी है, सस्टेनेबल हो, कमर्शलाइजेबल हो और उसका किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट होना चाहिए सोसाइटी में। So this is where we actually intervene। तो हमारा मकसद ये है। एरियाज मैंने बता दिए। अच्छा ये अब है कि कोई भी एजेंसी हो, इसमें बोथ एकेडमिक्स भी यहाँ पे हैं, मुझे मालूम था कि थोड़े से एकेडेमिया के लोग होंगे और थोड़े से स्टार्टअप्स होंगे, इट्स अ गुड मिक्स। अगर तो R&D कर रहे हैं और अगर आप प्रोडक्ट वाला इनोवेशन कर रहे हैं, दोनों साथ एक जैसी हैं। नंबर 1 हु, कौन लोग हैं आप, आपकी टीम बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपकी टीम, ठीक है, अगर कोई
आपकी बैकग्राउंड होनी चाहिए, आपके पास वो टीम होनी चाहिए जिसमें कि हर एक बंदा की कोई ना कोई यूनिकनेस हो और कोई ना कोई उसकी स्ट्रेंथ हो। सो यू हैव टू वर्क लाइक अ टीम। और उसको बड़ा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई से बड़ा डोनर सबसे पहले टीम को देखता है कि टीम कैसी है। नंबर 2 इज व्हाट दे आर सॉल्विंग, वो कौन सा मसला है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, हाउ क्रिटिकल इज द प्रॉब्लम, कितना संगीन मसला है जिसको कि आप हल करने जा रहे हैं। अगर आप कहें जी कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई डिवाइस बना रहा हूँ, तो आपकी बहुत सारी कार्डिक जो अरेस्ट होते हैं लोग, उनकी जिंदगियां बच जाएंगी। सो दैट्स अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। या कोविड के लिए अभी कुछ किसने किया है, वो फाइजर वाले या जॉनसन एंड जॉनसन या एस्ट्रा, वो सारे जितने भी हैं या चाइनीज हैं, एवरीबडी इज मिंटिंग मनी नाउ बिकॉज दे हैव सॉल्व्ड अ बिग प्रॉब्लम और ट्राइंग टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। सो ये बड़ा मिलता है। फिर क्यों करना चाह रहे हैं, पैसा कमाना है, जाहिर है। एक एकेडमिक्स लोग होते हैं वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जी हमारी रिसर्च जो है वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड। जो कमर्शियल लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो पैसा कमाना है, वेल्थ क्रिएशन। ऑब्वियसली बिजनेस प्लान की बड़ी जरूरत होती है। और फिर करेंगे क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए? सो वी हैव टू कम अप विद अ मेथोडोलॉजी। उसमें आपकी मेथोडोलॉजी अप्रोच के अंदर जस्टिफाई होनी चाहिए रिसोर्सेस, कितने लोग चाहिए आपको, कितना इक्विपमेंट चाहिए, कितनी ट्रैवलिंग करनी होगी, कितनी आपका खर्चा आएगा, वो तमाम बजट, टीम, एवरीथिंग शुड बी एक्चुअली जस्टिफाइड अंडर द मेथोडोलॉजी। सो दिस इज हाउ दिस ऑल इज डन। तो कोई भी इन्वेस्टर होगा, कोई भी डोनर होगा, कोई एंटिटी होगी फंडिंग की, वो इन 5 चीजों को जरूर देखती है। आप निकाल के देख लें, शायद न मार्क्स वेटेज ऊपर नीचे होगी, बट दीज आर द 5 मेजर थिंग्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू आंसर। कि कंप्यूटर एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में जाता हूँ, इनोवेशन में अगर चलते जाते हैं, प्रॉब्लम क्या है जो मैंने बताया आपको, अब तक क्यों नहीं हल हुआ प्रॉब्लम, नया क्या है इस मसले को हल करने, आप क्या इनोवेशन ला रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर बताएं कि जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उनके ऊपर आपके जो सॉल्यूशन को क्या एज होगी, व्हाट एज डज इट हैव। तो आपने उसकी स्ट्रेंथ देखी है, वीकनेसेस देखी है, आपने कहा जी मेरा हो सकता है टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे जैसे मुल्क में हम कहते हैं यार वो तो बहुत महंगा है, सस्ता हम देंगे, ठीक है ना, इट विल बी अ चीपर वन। ठीक है, तीसरा हम कहते हैं यार ये तो इंडिजिनस हम बना रहे हैं, ठीक है, हम तो खुद कफील हो रहे हैं, अपना नेशनल एक्सचेकर बस फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं, तो अब अपनी टेक्निक्स बताते हैं कि यार मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। सो ये तमाम चीजें जो थी ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट कि इसका बिजनेस प्लान बहुत तगड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कंपटीटिव एनालिसिस, की स्टेक होल्डर्स, टैम, कितनी टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, उसमें से कितनी आप जो है उसको एड्रेस करेंगे, या सर्विसेबल आपकी कितनी है, फिर आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, फिर क्या रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं आप, आपका सेल्स और मार्केटिंग प्लान क्या है इसके अंदर, कि आपकी ब्रेक इवन कहाँ आता है, ठीक है, आपकी फोरकास्ट क्या है। तो ये तमाम डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको मूव ऑन करते हैं। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, मैं इसको ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं जल्दी से इसको गुजारता हूँ कि इसमें माजरत के साथ जो डॉक्टर्स, पीएचडीज, एकेडेमिया के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दिस इज समथिंग जो रियलिटी है, तो मैं पहले से उनसे पेश की माजरत चाहूंगा, खुसूसन डॉक्टर आयशा, डॉक्टर भुट्टो और डॉक्टर साहिबान जो हैं। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं है, मैं सिंपल वो बात करूंगा जो कि थोड़ा सा हकीकत के करीब है, या मेरा जो लेसन लर्न है उसके मुताबिक। तो सबसे पहले कहते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं है लोग यहाँ पे, और कि कॉल में क्या मांगा गया है फ्रॉम द डोनर एजेंसी, या इग्नाइट ने क्या कहा है, या वर्ल्ड बैंक की कॉल आई है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक की कॉल आई है, या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की कॉल आई है। वो कहते हैं जी कि मैंने तो एक बनाया हुआ है प्रपोजल, उसी को ही फिट कर दूंगा। दिस इज बोथ इनोवेशन, स्टार्टअप्स भी यही करते हैं कि जी इसको ट्राई कर लेते हैं, शायद होगा। यू नीड टू, आपको सबमिट करते हुए ये सोचना होगा कि यार मकसद क्या है इसका। सो इसके ऊपर काफी सोचना चाहिए बिफोर सबमिटिंग योर प्रपोजल। ठीक है, कि मांगा क्या है। द प्रपोजल शुड बी ऑन अ प्रॉब्लम दैट नोबडी हैज ट्राइड सॉल्विंग। अच्छा, ये भी होता है कि आज तक जिस मसले को किसने हल नहीं किया, ये भी एक हमारी सोच है कि जी कोई इधर आया ही नहीं है इस मसले को हल करने, देयर आर मेनी पीपल हु हैव गॉट इट।
तो ये आपने अगर मसला नहीं मिल रहा तो ऐसा हम इन्वेंट भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये स्टार्टअप्स में बड़ी खास एक जो है ना खूबी है कि वो कोई नया मसला निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा फिर सर्वे लिटरेचर नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो सबसे अच्छा सर्वे जो मैंने कर लिया था पीएचडी में, वो करते हुए वो बड़ा जबरदस्त था। तो ये भी है कि अभी मोस्ट रिसेंट क्या काम हुआ है, दिस इज ऑल्सो समथिंग नॉट नोन। और देन प्रपोजल को वेग करके लिखना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर, दिस इज अनदर थिंग। उसमें क्लेम नहीं करना, नैरो डाउन नहीं करते कि यार क्या मसला है, ठीक है, इस मसले का कौन सी चीज हम हल कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट। फॉर एग्जांपल मैं जी कोई नया एडहॉक राउटिंग प्रोटोकॉल बना लेता हूँ, या मैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस पे काम कर रहा हूँ। अब रेडियोस पे क्या काम करेंगे, एयर टू एयर कम्युनिकेशन है कि 5G के ऊपर करेंगे, क्या करेंगे? सो दिस इज नॉट नोन। then I told you, then उसके बाद never start working until you have the funding। जब तक पैसे नहीं देंगे मैं काम ही नहीं करूंगा। So मुझे एक स्टार्टअप मेरे पास आया एग्रीटेक का, मैंने कहा यार ये प्रपोजल लिख के लाओ अच्छा सा। कहता सर आप जो चीजें मांग रहे हैं उसके लिए तो मुझे बंदा रखना पड़ेगा, तो उसके पैसे तो आप दे देते पहले। मैंने कहा यार आई एम सॉरी, आप मसला आपने हल करना है, आई कैन नॉट हेल्प यू। अगर आपको ये नहीं पता कि बंदा रखना पड़ रहा है तो प्लीज गो एंड हैव सम राइट एटीट्यूड ऑफ सबमिटिंग प्रपोजल। So this is how things do happen। अच्छा अब लास्ट में बिफोर क्लोजिंग, सेटिंग इक्विटी फॉर योर को-फाउंडर्स, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा ये मैं क्योंकि खुद मैं बिजनेस का नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ बिजनेस गाय, आई एम अ टेक्नोलॉजी गाय। सो इफ आई एम टेक्नोलॉजी गाय, सो मेरे ज़हन में यही होता है, और ये मैं अपनी बात करूं, मैं किसी और की नहीं, या सबसे ज्यादा तो मेरा आइडिया था, मैंने ये सोचा था, मेरी इनोवेशन थी, मैंने टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दी। तो ये बाद में जो ये सेल्स वाले आ गए हैं, मार्केटिंग वाले आ गए, ये किस चक्कर में मेरी सारी चीज को 50% मेरे से शेयर मांग रहे हैं। दिस इज वेरी कॉमन अमंग द इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी पीपल, कि यार सारा रातें मैंने लगाई, प्रोटोटाइप मैंने बनाया, अब जब मैं इसको आगे लेके जाना हूँ बेचने के लिए, कह रहा बेच तो दूंगा लेकिन 50% मुझे इक्विटी दे दें, या एक साइजेबल इक्विटी दे दें, या एक फंडिंग जो वो आ गई है, इन्वेस्टमेंट कंपनी आ गया है, दे आर आस्किंग अ बोर्ड सीट एंड आल्सो समथिंग देयर। तो ये जरा आप ज़हन में रखिएगा कि फाउंडर्स मेक मिस्टेक बाय स्प्लिटिंग देयर इक्विटी ऑन अर्ली वर्क। कि मैंने शुरू में काम किया था इसलिए मैं तो तुम्हें 10% दूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। वो मान लें वो आपका 10% अगर आपने उसको दिया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज उसको पता है, सीईओ को पता है, चीफ बिजनेस जो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर है उसे पता है कि इस चीज को बेचना कैसे है। तो जब तक बिकेगी नहीं तब तक क्या है, आपकी अर्निंग्स ही नहीं होंगी। अच्छा को फाउंडर में लड़ाई हो जाती है, अक्सर स्टार्टअप्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि जी वो ये नहीं है तो वो नहीं है तो ऐसे नहीं है। तो आप पहले साल का मार्जिन रखें, ठीक है, और उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म किया, मैंने बताया था कि 5 से 10 साल के लिए आप सोचें, उसके अगेंस्ट आपने पे अराउंड करना है। तो पहले साल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं। अच्छा स्टार्टअप्स जो उनसे हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं, आइडियाज के लिए नहीं होते। तो आपको जहां कहीं से भी आइडिया मिल रहा है, जो बंदा उसको आगे मेंटर आगे लेके जा सकता है, उसको आप इक्विटी दें। अब वो देंगे कैसे, उसका एक फार्मूला FI ने रखा हुआ है, मुझे वो बड़ा पसंद था तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। और अपनी टीम को जरूर वैल्यू दें, अगर आप वैल्यू देंगे तो फिर कोई और भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो है ना वो नौकरियां छोड़ के लोग आते हैं और आपको कहते हैं कि हम आपकी चीज को आगे लेके चलते हैं। सो ये स्टार्टअप के अंदर बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे के साथ आप टीम प्लेयर के तौर पे एक्ट करें। ये नहीं है कि आपकी एक इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। सो उसके लिए फिर शेयर भी उसी हिसाब से करें, और ऑफर क्लोज टू इक्वल इक्विटी स्प्लिट्स अमंग फाउंडिंग मेंबर्स। उनको आप कोशिश करें कि आपस में 25-25-25 वाला हिसाब रखें या 50-50, सो दैट आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। उसमें कुछ पोर्शन जो है ना वो आप छोड़ दें कि वो जो नेक्स्ट राउंड में जो लोग आएंगे उनके लिए हो, जो इसको आगे आपको ग्रोथ में एजेंट होंगे, कैटलिस्ट होंगे आपकी प्रोडक्ट को आगे ले जाने में। तो उसमें ये एक FI का ये डॉक्यूमेंट है। इसमें देखिए शुरू में क्या है कि फाउंडर 1 फाउंडर 2 ने 50% कर दिया। अब उनकी फैमिली में पैसे चाहिए थे, अंकल ने को आपने अब करना था। अब आपने ये किया कि आप थोड़ा प्रोटोटाइप से नेक्स्ट फेज में गए
तो यू कैन सी कि नेक्स्ट में आपने क्या किया कि फाउंडर 1 फाउंडर 2 ने अपना 37.5 ईच कर लिया है और 20% उन्होंने ऑप्शन पूल में रख दिया और 5% किसी पैसे चाहिए थे, तो एक अंकल को एंजल इन्वेस्टर के तौर पे फ्रेंड्स एंड फैमिली में से लिए आए आप। अच्छा, इससे आगे फिर ग्रोथ हुई, फिर पैसे चाहिए, प्री सीड राउंड या उसमें चले गए, तो देन यू विल गॉट एन एंजल अगेन, और उसमें जो आपने ऑप्शन पूल के अंदर कुछ पैसे थे वो अपना शेयर भी कम किया, अंकल का भी शेयर कम किया और ऑप्शन पूल में इन्वेस्टमेंट लिए। देन नेक्स्ट स्टेज में फर्दर आप गए हैं, तो अब आपको एम्प्लॉय चाहिए जो इसको लेके चल सके, तो आपने एम्प्लॉय को सीईओ को अपनी क्या कर दी है 1.8% दे दिया है, 19.2। दिस इज हाउ गूगल हैपेंड। ये गूगल ने भी कोई ऐसे नहीं किया, उनका शेयर सिर्फ 6 या 7% रह गया है, बट उसका साइज इतना बड़ा हो गया है कि वो दे आर नाउ बिलियनियर्स। सर ये क्वेश्चन आया है कि ऑप्शन पूल का थोड़ा सा बता दें बच्चों को कुछ। ऑप्शन पूल के बारे में यही था, जितने भी मैंने आपको फंडिंग एजेंसीज बताई अभी जी, जितनी भी मैंने आपको इन्वेस्टर बताए, आपने उनको शेयर देना है कि नहीं देना, वो आप कहां से निकालेंगे, वो ऑप्शन पूल में से निकालेंगे आप, ठीक है ना। ये जो नीचे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं आप देखें अगर, तो इनसे आपको सेकंड लास्ट के ऊपर नीचे जो यू को फाउंडर, ये पूरी जो नीचे वाली आपको नजर आ रही होगी, जो आपके फाउंडर्स, को फाउंडर, फ्रेंड एंड फैमिली, एंजल इन्वेस्टर्स, वीसी, अर्ली एम्प्लॉयज, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और एनी अदर पर्सन, जो आप जब आप आईपीओ में जाएंगे जिसमें कि आप अपनी कंपनी के शेयर डालेंगे, नेस्डेक के अंदर रजिस्टर्ड होगी कंपनी या कराची स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगी कंपनी, तो क्या होगा, एनीबॉडी कैन बाय अ शेयर, तो वो शेयर क्या होता है, वो पब्लिक लेती है, तो ये इन्वेस्टमेंट पूल से निकालते हैं आप, ठीक है, ये ऑप्शन पूल जो बना हुआ है, और इसमें आप स्पेस रखते हैं ताकि कोई भी बंदा जो कि इस कंपनी को नेक्स्ट हाइट्स पे लेके जा सके, सो यू कैन मैनेज दैट पर्सन, उसको आप इक्विटी ऑफर करते हैं। इक्विटी कहाँ से आती है, इक्विटी इस पूल से निकलती है। सो दिस इज हाउ इट टेक्स अलोंग, कि शुरू में दोनों 50-50 पे थे, आज दोनों कितने पे हैं, 17.6, बिकॉज कंपनी पहले थी $50,000 की भी नहीं थी, $5,000 की थी। मैं यूं लेता हूँ $5,000 पे कंपनी आपने अंदर की, इंक्यूबेशन सेंटर ने आपका टेस्ट लिया, उनका यार इसमें जान लगती है, अच्छा इसकी वैल्यू इनिशियल रख देते हैं $5,000 की, हमारा इंक्यूबेशन प्रोग्राम जब खत्म होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी $20,000 वैल्यूएशन। $20,000 से आप उसको लेके चले, पहली इन्वेस्टमेंट आपने ली, आपने कहा यार ये अंकल जो है ना ये कह रहे हैं कि मैं $5,000 दूंगा लेकिन लाख मेरा 5% है, यानी कि आपकी कंपनी की वैल्यू होगी अब $1,00,000। अंकल ने $5,000 दिया और 5% ले लिया। नेक्स्ट आपने मूव किया तो आपको एंजल इन्वेस्टर मिल गया, उसने कहा जी कि मैं अब आपको $16,500 देता हूँ, ठीक है, 1,00,000 के ऊपर, या $1,60,000 देता हूँ, 10 लाख आपकी वैल्यू होगी है, बिकॉज यू आर एक्सपेंडिंग। अब आप इमेजिन करें कि आपका शेयर कितना होगा, अगर 10 लाख की कंपनी होगी जो $5,000 पे आपने शुरू की थी, तो आपके रिटर्न्स कितने हैं, $5,000 से आपने शुरू की, 2 साल बाद आपकी कंपनी जो सी है उसकी वैल्यूएशन एक एंजल ने की, उसने कहा जी कि मैं आपको 1 मिलियन की कंपनी है, मैं आपको $1,70,000 दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप यानी कि $5,000 से शुरू हुए थे, तो आपको कितने, आपकी वैल्यू क्या हो गई है, आपकी वैल्यू इस टाइम कितनी 200 टाइम्स बढ़ चुकी है, आपका शेयर कितना बढ़ चुका है 200 टाइम्स, उसमें से आपने अपनी इक्विटी आप लेकर 30% कर दी। सो इन दिस वे थिंग्स डू हैपन। एट द एंड ऑफ द डे जब कंपनी यूनिकॉर्न हो गई है, तो एक कंपनी जो $5,000 की शुरू की थी आपने, आज वो होते होते यूनिकॉर्न बनी है, तो अगर आपका 17% का शेयर है, इट मींस आप उसके $17 करोड़ के उसके आपकी इक्विटी बन गई है। सो दिस इज हाउ दिस ऑल हैपन अराउंड। दिस इज व्हाई दे से कि स्टार्टअप्स जो हिट होते हैं उनका रिटर्न क्या है, ह्यूज होता है। लिंक्डइन $26 बिलियन की खरीदी थी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने। सो इमेजिन करें जिन्होंने स्टार्ट की थी उनकी क्या है, $19 बिलियन पे व्हाट्सएप खरीदा है फेसबुक ने। इमेजिन करें जो शुरू के उसके फाउंडर्स थे वो क्या हुआ, करीम को $3 बिलियन पे खरीदा उबर ने। इमेजिन करें कि वो जो शुरू की टीम थी, जो एम्प्लॉयज थे, वो मिलियनर्स बन गए।
बैठे बैठे. So this is how it all happens. So that's it. Thank you very much for your patience. So अब आप questions कर सकते हैं. I'm sorry I took 10 minutes more. No issue, no issue. It was very informative, especially the last slide. बहुत से लोगों को इसके ऊपर मेरा ख्याल है कंफ्यूजन्स भी आ रही होंगी क्योंकि सबके सब बिजनेस बैकग्राउंड के साथ नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एंड देन वी विल डिस्कस. सबसे पहले शेर से पूछ लीजिएगा, उनका सबसे पहले हाथ था, हमने रोका था. जी 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 जी. और मैंने एक सवाल कहा था मैं बताऊंगा, तो वो बिजनेस मॉडल के सिलसिले में मैं वो शायद दोबारा से एक बार मुझे 15 सेकंड दें. बिजनेस मॉडल के पर्सपेक्टिव से मैंने जैसे दोबारा बोल देता हूँ कि आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं. आप बिजनेस मॉडल में क्या देखेंगे कि अगर आप इकोनॉमी के स्केल पे जा रहे हैं तो फिर आप कितना सस्ता बनाएंगे. आप अगर टेक्नोलॉजी के स्केल पे जा रहे हैं तो एक चीज पहले बनी हुई थी .NET के अंदर, अब आप उसको मूव कर रहे हैं टू ऐप और JS नोड के ऊपर टेक्नोलॉजी जो सी है वो आपने उसकी बढ़ा दिया कि नाउ यू कैन एक्चुअली स्केल इट अप मैसिवली. अब आपकी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आपने क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया, Amazon वेब सर्विसेज आप ले रहे हैं. सो दिस ऑल इज समथिंग विच इज टेक्नोलॉजी आपने बहुत आसान कर दी है उसकी. या समथिंग विच वाज मेड फॉर 3G नाउ विद द 5G देयर, तो अब क्या होगा कि आपको उसको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी. तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ऊपर जो पैसे रेज करती हैं, बिकॉज उसकी मार्केट क्या है, वो मार्केट उन्हें नजर आ जाती है कि फ्यूचर के अंदर वो मार्केट दे हैव टू ग्रैब द मार्केट. सो ऑल दिस इज व्हाट कि जो शुरू के लोग होते हैं ना, जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, ठीक है, जो चैज़म होता है उसके अंदर, दे कैन एक्चुअली मिल्क द कैश काउ हैंडसमली अगर वो आपकी टेक्नोलॉजी हिट कर जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल एप्स आई, एप्स में व्हाट्सएप सबसे ऊपर है. सो व्हाट्सएप क्यों है? बिकॉज दे मेड इट सो इजी फॉर एवरीवन टू यूज. और उसमें ट्विटर इज लाइक दैट. फेसबुक से पहले कोई 16 के करीब सोशल मीडिया एप्स आई थी इससे मिलती जुलती. ऑर्कुट भी आप लोगों ने यूज किया होगा, फिर मैसेंजर भी था. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड फेसबुक? So Facebook made it because it gives you a similar, same is the case for the Instagram, कि आप उसमें किसी की आपकी जो इमेज है वो कोई और यूज नहीं कर सकता. उसकी खूबी ये है, USP हो गया ना, तो रियल इमेज आपको मिलता है. ठीक है. सो everybody has a kind of a business model, unique selling propositions कहते हैं. So thank you very much. वंडरफुल. जी शहरियार, ओवर टू यू. आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम टिल 7 PM. तो इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले शहरियार से शुरू करते हैं. हेलो. जी जी शहरियार, वी कैन लिसन यू. I would like to apologize. I have joined the meeting. I was late. आवाज नहीं आ रही ठीक. सर अब आ रही है आवाज आपको? जी जी अब आ रही है. जी सर, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि इग्नाइट में बेसिकली मैंने अप्लाई किया था. I had applied for a grant. So my question is कि first of all जो मैंने मतलब कि जब मैंने वेबसाइट विजिट की थी, जो भी मैंने मतलब कि जो भी इग्नाइट का प्रोसीजर है अभी चलने का, एप्लीकेशन सबमिशन एंड सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना टाइम कंज्यूम होता है, यानी कि प्रोसेस का? अच्छा मैं समझ गया हूँ आपकी बात. जी अभी ग्रांट्स अभी क्लोज हुई हैं, वो सीज हुआ है ऑपरेशन. तो अभी तो मैं इसको अब रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप अप्लाई करें, नंबर 1. नंबर 2, अगर हो जाता है तो हमारा टारगेट था कि 90 डेज के अंदर अगर चल पड़ता है तो वो हमारा प्रोग्राम, लेकिन अभी वो थोड़ा सीज हुआ है. सो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस चाहिए होगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. और सेकेंडली सर मैं ये पूछना चाहूँगा एक चीज़ के, अभी जैसे कि अभी जितनी डिस्कशन मैंने सुनी है उसके अंदर ये मैंने सुना है कि प्रोटोटाइप मतलब कि प्रोटोटाइप हमें प्रेजेंट करनी पड़ती है फॉर द ग्रांट. तो अगर फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई एक स्टार्टअप है कि उसकी जो प्रोटोटाइप है उसके ऊपर मतलब कि अगर कोई यानी कि अगर कॉस्टिंग वगैरह आ रही है, एक्सेप्ट जो भी आगे होता है, मतलब कि कॉस्टिंग आ रही है उसके ऊपर, तो उसके लिए क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे इस तरह की सिचुएशन में?
देखिए इसीलिए किया जाता है ना, देखिए जो प्रोटोटाइप है अगर तो आपने बना लिया, देखिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद प्रोटोटाइप किया, प्रोटोटाइप से आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो उसकी आप इटरेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो उसी स्टेज के ऊपर अगर तो प्रोटोटाइप आपका आइडिया बहुत ही यूनिक किस्म की चीज है तो उसमें मैंने बहुत सारे आपको ये बताए कि देखिए वो आपको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, हर एक की स्टेज है, कोई प्री सीड में कर रहा है, कोई सीड में कर रहा है, कोई प्री सीरीज ए में कर रहा है, फिर सीरीज ए और बी में कर रहे हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, इसलिए मैंने कहा एक स्लाइड डाली थी कि आइडेंटिफाई करें कि एजेंसी कौन सी आपको सूट करती है जो वो कॉल कर रही है। सो यू विल डेफिनेटली, मैंने काफी सारे आपको सोर्सेज बताए हैं, नाउ यू हैव टू गो थ्रू एंड सिलेक्ट कि आप जिस स्टेज पे हैं उनमें कौन सा अवेलेबल है। आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 3 to 4 आवर्स सबको आपको करने में कि कहाँ पे आप फिट होंगे। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट क्वेश्चन देयर। दो चीजें, सबसे पहले ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अपने ईमेल आईडीज अगर चैट बॉक्स में जरा शेयर कर दें, क्योंकि हम इस सेशन का फीडबैक भी लेना चाह रहे हैं कि आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव था और इसमें मजीद फ्यूचर में आप लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरा जो सर, कमिंग बैक टू शरियार्स क्वेश्चन, आई थिंक ही वाज आस्किंग कि अगर प्रोटोटाइप बनाने में ही मेरा इतना एक्सपेंस आ रहा है कि अगर फॉर इंस्टेंस इनके स्टार्टअप को मैं जानता हूँ, ही इज वर्किंग ऑन ऑटोमेटेड कॉल सेंटर, तो उस पे अगर प्रोटोटाइप पे ही अगर 8-10 लाख रुपया उसका खर्चा आ रहा है तो उसके लिए वो पूछ रहा था कि प्रोटोटाइप से पहले वाला जो एक्सपेंस है तो वो मैं कैसे उसको फंड कैसे कहाँ से करवा सकता हूँ कि जिसके मैं वो प्रेजेंटेबल हो जाए मेरा काम, क्योंकि अभी मैं वो सारा उसके आइडिएशन जी, पे। अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, तो ये बहुत ही कोई इनोवेशन पे जा रहे हैं और इससे में काम कर रहे हैं, तो इनको यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर होके और HEC के नए जो आज ही मैं देख रहा था कि जो ऑरिक के लिए फंडिंग आई है वो अब उन्होंने ऑटोमेटेड कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है, तो अच्छा। ये वहाँ पे जा सकते हैं और यूनिवर्सिटी को एज अ पार्टनर लेके, ताकि इनका प्रोटोटाइप तो डेवलप हो ना। जबरदस्त। तो ये एकेडमिक पार्टनरशिप्स आर मच फेवरेबल टू रेज इनिशियल राउंड ऑफ फंडिंग, तो ये इनके लिए एडवाइस अच्छा, है। HEC ने अभी तक हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स को एज सच कोई चीज भेजी नहीं है कि जिसके ऊपर वो हमें कोई फंड इस तरह का मैं सपोर्ट आपके कर साथ रहे हैं शेयर, और मैं आपके साथ वो लेटर शेयर करूंगा जो कि डीजी साहब ने निकाला है, वो मुझे आज ही मेरी नजर से गुजरा है जी प्लीज, जी व्हाट्सएप प्लीज। ग्रुप में, तो मैं भेज दूंगा आपको। श्योर Sir, श्योर, one थैंक यू। last, sir, sorry जी for interruption. Sir, one last question. Sir, जी जी proof of concept is enough for the grant. I think it should be enough. जी बिल्कुल हो सकता है, मैं इस पे बिल्कुल आपके अगर तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो आप देखें पहले कर लेते हैं कि किसी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ही होता है बेसिकली कि यार ये काम इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है प्रोटोटाइप का, तो डेफिनेटली उन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की जो आउटकम है वही आपको पुश करता है टू द नेक्स्ट स्टेज, तो ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड फॉर दैट पर्पस। तो वो उसके लिए मैंने कहा कि एकेडमिक सोर्सेज आर मच बेटर अगर आप प्रोटोटाइप करने जा रहे हैं तो। So, थिंक तो सर ये जी, थैंक यू शरियार, आई थिंक इट्स टेकिंग टू मच टाइम नाउ। तो बाकी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वी कैन पर्सनली गेट एंगेज विद अली सर, नो इश्यूज एट ऑल। लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम बशारत साहब, ही हैज बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। जी विशाल साहब। जी बशारत साहब, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? सर, ठीक ठाक सर, बशारत हुसैन सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जनरली ये जो स्टार्टअप की या स्कीम है, ये जनरली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हमें फील होती है, आपकी प्रेजेंटेशन से, बाकी भी ईमेल वगैरह आती रहती हैं। हम यूएमटी में एक सोशल एंटरप्राइज के भी चाहते हैं कि प्रमोट करें यासर साहब साथ में मिलके, तो कोई इस तरह की फंडिंग जो पहले किसी ने विन की हो पाकिस्तान में, जो हमें एज ए मेंटरिंग कर सके, जो गाइड कर सके। सॉरी आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में देखें। अच्छा, मैंने शुरू में जब टॉक अपनी शुरू की थी, आज की सेशन स्टार्ट किया था, मैंने कहा था टेक्नोलॉजी इज अ व्हीकल, मसले वही हैं, ठीक है ना। सर्जरी का वही तरीका है जो हाथ से करते थे, ठीक है। मैं इसकी मिसाल इस तरह दे रहा हूँ कि सर्जरी आपने देखा है कभी रोबोटिक सर्जरी हुई है पाकिस्तान में? नहीं हुई, अभी तो नहीं हो रही। हाँ नहीं हुई। अच्छा, उसका नजदीक का क्या चक्कर है कि यार वो क्या करते हैं कि उससे इसके नजदीक आ गया मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी।
सर्जन जो है वो वही कर रहा है जो कि पहले वो करता था, लेकिन अब वो टांके पहले लगाता था 4 इंच पे, अब वो कहता है मैं लगाता हूँ 4 मिलीमीटर पे, ठीक है, प्लास्टर लगा देता हूँ, बस जाओ यार तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, ठीक है। मैं आज ही देख रहा था, मेरे दोस्त हैं कुछ डॉक्टर्स हैं वो करते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आपका ये क्या फर्क है? वो कहते हैं यार हम टीवी पे सामने लगाते हैं, कैमरा डालते हैं अंदर, कैमरे से स्क्रीन पे नजर आ जाता है, हम उतना ही कट लगाते हैं, पहले हमें क्या करना था, पूरा पेट चाक करना पड़ता था। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी ने हमें बता दिया कि यार अंदर ये सिचुएशन है, ये आपका जो अपने सिस्ट है वो निकालनी है, या जो भी कुछ करना है, अपेंडिक्स है या जो भी है, वो ये कर देता है। स्क्रीन इतनी बड़ी लगी हुई है, 60 इंच का टीवी लगा होता है, हमें बिल्कुल एक एक चीज क्लियर नजर आ रही होती है। तो वी डोंट नीड टू एक्चुअली उसको आपने जो है ना वो छुरी ज्यादा नहीं फेरनी। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हाथ से पहले भी काम होता था, हाथ से भी होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा यार इसमें क्या फर्क है? कहता है ये फर्क ये इतना सा है कि पुराने डॉक्टर जो उनसे हैं वो गाड़ी चलाते हैं 3D, अगर मैं कहूँ, हम क्या हैं, हम वो बच्चे हैं जो घर में वीडियो गेम के ऊपर गाड़ी चलाते हैं। फर्क समझे, सिमुलेट किया हुआ है, ठीक है, और हम उसके थ्रू सर्जरी करते हैं। सेम थिंग अप्लाइज, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी अगर आप कहें ना कि आप टेक्नोलॉजी वाली चीज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। दुनिया की कोई चीज मुझे ऐसी बता जाए इसमें कि टेक्नोलॉजी का रोल नहीं रहा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज है, क्या हो रहा है आपकी, वो कहते हैं कि विशाल साहब आप बेहतर समझते होंगे, हल नहीं चलाना। ये फैसला हो गया है कि अगर आप मिट्टी में हल ज्यादा चलाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर बढ़ा रहे हैं। 29% ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो जमीन से आती हैं। इसका मकसद क्या है कि यार हल ना चलाओ। अब हल चलाने के लिए कितना चलाना है, नहीं चलाना, आप क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी लगा दो यार, इतना गहरा नहीं जाना, बस यहाँ तक रहना है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि टेक्नोलॉजी ना हो, पहली बात तो ये है, ठीक है। सोशियोलॉजी की जहां तक बात है, यस सोशियोलॉजी में बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। मेरा क्योंकि इतना बैकग्राउंड उसमें से नहीं है, बट आई नो मैनी इंस्टेंसेस जिसमें कि गेट्स फाउंडेशन ने उसमें काम किया है। अगर कोई पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम कर रहा है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, वो भी काम इसी के ऊपर कर रहे हैं। सोशियोलॉजी है ना, वो भी सोशल इम्पैक्ट उसका क्रिएट करना, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली कॉन्टेक्ट गेट्स फाउंडेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। आप गूगल करें, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें के उनको काफी NRSP पे चले जाएं तो आपको बहुत सारी इसमें मिसालें मिल जाएंगी जिनके अंदर के सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से फंडिंग हुई है। अच्छा, आपने एक एजेंसी का नाम लिया भी है बीच में जो कि सोशल एंटरप्राइजेस को देखती है, आई थिंक वो एक इस्लामिक बैंक था, एक्यूमेन फंड। हाँ, एक्यूमेन फंड, आई थिंक, यस जी जी। तो डॉक्टर साहब इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप दोबारा इसको थ्रू भी कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी ये लाइव जा रहा है, तो वहां से भी आप इसको दोबारा व्यू कर सकते हैं। तो उसकी कांटेक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं, और उसकी जितनी भी क्रेडेंशियल्स चाहिए हमें, तो उसको वी कैन लेटर ऑन डिस्कस म्यूचुअली। जी मुबीन आबिद साहब, यू हैव अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जी बताइए। मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी। अच्छा सर, बड़ा अच्छा आपका आज का सेशन रहा, मैं थोड़ा लेट आया। मेरा एक क्वेश्चन है सर इस बारे में कि जैसा आपने भी बताया कि इग्नाइट की फंडिंग अभी क्लोज है, सो मतलब लेकिन इग्नाइट के पास आप जैसे लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या ये अच्छा हो कि जो नए स्टार्टअप्स हैं हम जैसे, इनको आप जो इंटरनेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या एंजल इन्वेस्टर्स हैं या क्राउड फंडिंग की जो जगह, उनके लिए कोई मेंटोरशिप मिल जाए, कोई तैयारी मिल जाए, कोई गाइडलाइन मिल जाए, या कुछ भी ना मिले तो कम से कम कुछ क्लू मिल जाए, ताकि जो नए स्टार्टअप्स। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। जी, मेरा नाम मुबीन आबिद है और मैं एक स्टार्टअप हमने शुरू किया हुआ है रिलेटिंग टू IoTs ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है हमारा स्टार्टअप। ठीक है, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? जी मैं लाहौर से हूँ और हमने प्रोटोटाइप स्टेज क्रॉस कर ली है नाउ, अब हम उससे अगली स्टेज पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप UMT के ग्रेजुएट्स हैं? नहीं, मैं UMT का नहीं हूँ, मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी का हूँ, लेकिन मेरे साथ एक जो मेरे को फाउंडर है वो UMT के ग्रेजुएट है।
अच्छा अच्छा। तो ब्रदर ये यही वाली सर्विसेज तो इंक्यूबेशन सेंटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अली इकबाल साहब का ये सेशन करवाना और इस तरह के और डिफरेंट वेबिनार्स हम करवाते रहते हैं। और इसके अलावा 1-to-1 हमारी कोचिंग यहाँ पर चल रही होती है अपने स्टार्टअप्स के साथ। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं इस वक्त ऑडियंस में जो या तो खुद स्टार्टअप्स को लीड कर रहे हैं या फिर वो उनके मेंटोर हैं। तो आप यूएमटी अपने को फाउंडर से कहकर तो यहाँ फ्यूचरिज्म में या सेंटिन में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और जो जो इसमें पॉसिबल हेल्प हो सकती है वी विल इंशाल्लाह बी देयर। क्योंकि जिस तरह से लास्ट ईयर एयरलिफ्ट ने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट पूल क्रिएट किया था ना, लेकिन वो सारे ज़्यादातर उसमें से इंटरनेशनल थे। तो चूंकि पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट के अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट इंटरनेशनली चीज़ें स्टेबल चल रही होती हैं। तो ये है कि ये अच्छा हो जाएगा कि हमारे जैसे जो स्टार्टअप्स हैं उनको उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको अचीव करने में हेल्प आउट मिल जाए। जी बिल्कुल, क्यों जी, नहीं। आप इनसे बिल्कुल कर लें, और अगर बिल्कुल वी कैन एक्चुअली टेक यू फॉरवर्ड ऑल्सो अगर आपकी प्रोडक्ट में होगा सिलसिला। लेकिन इट्स बेटर के, और मैंने थैंक यू टू यूएमटी एडमिनिस्ट्रेशन, यासिर साहब मेरे पेपर काफ़ी ऐसे से पीछे इसके मेरे पढ़े हुए थे, ठीक है, और मेरी इनके साथ कमिटमेंट थी। और बिल्कुल अगर अच्छे स्टार्टअप्स होंगे तो बिल्कुल हमारा सबसे बड़ा इस टाइम जो हमारी है ना, एक बैड प्रॉब्लम क्या था, मैंने कोई 2 बिलियन की फंडिंग की है, ठीक है। मसला क्या है, आपने देखा होगा मैंने स्लाइड में 19% सक्सेस रेट है ओवरऑल। मैं जब था तो लास्ट 3 इयर्स के अंदर हमने 4 इयर्स में हमारा रेट जो था 16% था। वी वर नॉट गेटिंग क्वालिटी प्रपोजल्स, ठीक है। तो वो सिर्फ 100 में से 16 लोग जो उनसे हैं उनको फंडिंग मिली है, लेकिन देयर आर 84% जिन्होंने फंडिंग मिस की, और हमारे पास पैसे बच गए, ठीक है। एक फंडिंग एजेंसी के लिए ये अच्छा साइन नहीं है कि पैसे बच जाए, बट दैट्स अ बैड प्रॉब्लम। वी वांट इट टू बिकम अ गुड प्रॉब्लम। गुड प्रॉब्लम क्या होती है, पैसे कम है लोग ज्यादा हैं, ठीक है। इधर उल्टा है, पैसे ज्यादा थे और लोग कम थे। तो अच्छे प्रपोजल के साथ ये सलूक आपको अगर आपके पास होगा तो यू विल डेफिनेटली गेट फंडिंग फ्रॉम एनी अदर सोर्स। पैसा बहुत है मार्केट में, ये आप ज़हन में रखिए, ये एक मिथ है कि जी पैसे नहीं है। अगर आपके पास है ना अच्छा आइडिया और अच्छी चीज आपने बनाई है तो यकीन करें आपके लिए फंडिंग रेज करना कोई मसला नहीं है। One last question, Dr. Hamad was raising his hand. Dr. Saab, are you still there or you want to ask question? जी जी, अपना मैं इधर ही हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे टाइम दिया। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सियालकोट से हूँ और यहाँ पर मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट चला रहा हूँ। और यहाँ यासिर साहब से स्टार्टअप में मैंने सेकंड रनर अप भी जीता था 2019 में। इसके बाद मेरे पास काफ़ी इन्वेस्टर आए थे रिगार्डिंग दिस यूएमटी प्लेटफॉर्म से नहीं, लेकिन उसके अलावा भी। तो उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता था ना, हर एक को टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जो एक्सपर्टीज चाहिए होती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ कम आते हैं। दूसरी बात, जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारे फंडिंग एजेंसीज देती हैं, इसकी एक लिमिट है, बहुत कम लिमिट है। बहुत से स्टार्टअप्स या बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे हमारे टेक्सटाइल केमिकल्स का काम है, ये तो मिलियंस में, मतलब इसको 1-2 करोड़ से नहीं कुछ होता है, यानी कि सादा लफ्जों में। तो इसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और इसका भी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा ही है। और मेरी काफ़ी लोगों से मैंने इंडिया की 2-3 कंपनीज को पाकिस्तान में लॉन्च किया और सक्सेसफुली वो चली मेरे साथ, काफ़ी उनका बिजनेस भी बना। इसके अलावा इटली की कंपनी को भी मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, 2 यूरोपियन और कंपनीज हैं उनको भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, और उनके साथ काफ़ी हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तक की चीज़ें भी होती रही हैं। प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स में यहाँ पर आ जाता है कि ये जस्ट चाहते हैं कि हमें बस ये रेसिपी या चीज़ हमें मिल जाए। और हमारा चूँकि केमिकल्स का काम ऐसा है कि इसमें फार्मुलेशंस होती हैं, और वो अगर हम दे देते हैं तो एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। उस पे कुछ 6 महीने साल की R&D वो खुद भी बंदा इन्वेस्टर करके तो वो कुछ ना कुछ बना लेता है, नो डाउट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारी उस रिसर्च के पीछे बहुत सारा R&D होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस है जी। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मुझे 21 ईयर्स हो गए टोटल इंडस्ट्री में। मैंने 99 में MSc केमिस्ट्री की थी, उसके बाद से मैं इंडस्ट्री में हूँ, और एकेडेमिया में मुझे आए हुए 1-2 साल हुए PhD के बाद, वरना मेरा टोटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उसको एकेडेमिया के साथ लिंकअप करना मेरा मेन मकसद था, जिसके वजह से मैं एकेडेमिया में PhD करने के बाद आया। लेकिन यहाँ से जब वापस बैक गियर लगता है तो वहाँ पर वो इन्वेस्टर्स की थिंकिंग वही है जो इंडस्ट्री की, जो एक्चुअल आपको मैंने बताई है कि ये चाहते हैं कि 100% प्रॉफिट जो है वो हम खा लें,
और हाँ। जो बिजनेस आइडिया जिसका है जिसको उसको ना दे। आपने बहुत अच्छी बात की कि हम 20% 10% नहीं, हम उसको 50% दे दें। बल्कि मैंने एक बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट की थी, 50-50 पे इन्वेस्टमेंट की, हमारे पास कमी हुई, 35-40 लाख का हमारा था काम, उसके बाद वो चला गया 4 करोड़ पे। तो हमने जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट की, तो एंड पे जो फाइनली मेरे पास है वो 12.5% ही था। लेकिन मैं फिर भी एग्री था क्योंकि उसका वॉल्यूम बड़ा था ना। वो आपकी बात वॉल्यूम बड़ा बिल्कुल है, ठीक है जो बिल्कुल। आपने तो, लेकिन ये भी वो बंदे ने, मतलब एक बंदा जो है वो ईमानदारी से चला है, अगर 10 बंदों में, तो ये एक बहुत बड़ा जो होता है ना ऑनेस्टी का जो है ना, जी इसके लिए जो एग्रीमेंट आप बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, उसके ऊपर जरा लोगों को ब्रीफ किया करें कि आप एग्रीमेंट जो साइन करना है किसी भी इन्वेस्टर कंपनी के साथ, वो इतना क्लीन और क्लियर हो कि आपका वो इस्तेसाल ना कर सके। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। बिल्कुल, ये एक्चुअली क्योंकि एक डोमेन ऐसा है लीगल के ऊपर, जिसमें टर्म शीट होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं, और एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से उसमें शेयर होल्डर्स कितना से चलेंगे, क्या होगा सिलसिला, और ये पूरी एक डॉक्यूमेंट है। तो इसका टाइम कम था, तो इस वजह से मैंने उसको छेड़ा नहीं, लेकिन वो फिर किसी दिन किसी लीगल पर्सपेक्टिव से, और आई मे ब्रिंग सम मोर पीपल जो कि ज्यादा तौर पे ये काम क्रेडिट का और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक अलग सेशन आई सजेस्ट कि आप यासिर साहब अरेंज कर लीजिएगा, ताकि ये चीजें जो थी, बड़ा जरूरी इन्होंने सवाल उठाया है, और रियली अप्रिशिएट हिज थॉट्स। लेकिन क्योंकि आज मेरी फोकस थोड़ा सा इस तरफ था, तो और पहली मेरी वो सेशन था आप लोगों के साथ, तो दैट्स द रीजन मैंने उसको ज़्यादा इन डेप्थ टच नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा एक सेशन हो सकता है। इवन टर्म शीट किस तरह से पढ़नी, किस तरह से है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन लीगल क्या होती है इन चीज़ों की, खाली लिखने की तो बात की बात है, यहाँ उसको लेके आना, खाली जो पढ़नी है वो भी एक आर्ट है। तो स्टार्टअप से बिल्कुल, लेकिन वो लॉयर के थ्रू ये आई होप ये करवाएंगे। बट आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई एम सॉरी, मैं रनिंग शॉर्ट टाइम, तो मेरी एक और कमिटमेंट 7 बजे की है। अगर किसी का सवाल का जवाब रह गया है तो मेरी तरफ से सिंसियर अपॉलॉजीज हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, यासिर साहब मेरी ईमेल शेयर कर लीजिएगा, बल्कि मैं अगर चैट बॉक्स में आप टाइप कर दें तो एवरीवन विल हैव एक्सेस। बिल्कुल, ये मेरा ईमेल अगर आपको नजर आ रहा है जी, अली इकबाल @ignite.org.pk. Someone from Sandin Farooq sir, could you please type it for the audience so that they could copy it and or take a screenshot of the slide. So thank you so much sir Ali, thank you so much audience being here, raising meaningful बड़ा मजा आया, फर्स्ट टाइम था, तो आई होप कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस और जो जी बिल्कुल बिल्कुल, it was beyond the expectations, लेकिन फिर भी looking forward to have a long time collaboration in the coming days. ठीक है, inshallah, thank you जी, thank you so बहुत much sir शुक्रिया, for being here thank and you, God bless you. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam.